हेलो हर्ष भाई, कैसे हो? बस अरिहन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत सब बहुत ठीक है। धन्यवाद समय निकालने के लिए। दिल्ली बहुत कम आना हाँ, होता है आपका। क्या बात, कोलकाता में मन लग गया ज़्यादा? मन लग गया कलकत्ते में। 2 साल की बेटी है। हाँ, कैसे हैं अभी? सब ठीक है। ग्रोइंग अप फास्ट, हाँ। ग्रोइंग अप फास्ट। सब भगवान का इसीलिए टचवुड फैमिली को ब्लेसिंग। टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, अभी तो प्रेशियस टाइम चल रहा है। हाँ, तो मुंबई में रहे, दिल्ली में रहे, हाँ, क्या फ़र्क है? मुंबई और दिल्ली मन में। मन लगता है कलकत्ता में रहने में हाँ, कंपेयर टू दिल्ली एंड सी मुंबई? कलकत्ते का एक अलग चार्म है। थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो लाइफ है। आ, कौशिक बसु की तरह मत बोलो यार। नहीं, मैं कलकत्ते में रह के बोल रहा हूँ। वो अपस्टेट न्यूयॉर्क में रह के बोलते हैं कि कलकत्ते का अलग चार्म है। हाँ। बस कलकत्ता ये है कि कलकत्ता फॉर्मर ग्रेटनेस में ज़्यादा रहता है, अपने ग्लोरी पे। हम्म। तो इट डज नॉट फील लाइक देश के सेंटर ऑफ में जो काम चल रहा है वैसी आपको एक फीलिंग नहीं आती आपको कोई। हालांकि रेपुटेशन इंटेलेक्चुअल शहर का है, लेकिन एक्चुअल इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवीज मेरे हिसाब से अब ज़्यादा बैंगलोर, हम्म। मुंबई, पुणे। एनसीआर, पुणे, इवन पुणे परहैप्स मोर देन कैलकाटा। इनफैक्ट इसका एक अच्छा साइन ये है, अच्छा तो नहीं बोलूँगा कलकत्ते के हिसाब से, कि जब मैं स्कूल में था तब कहते थे कैलकाटा क्विजिंग सेंटर है देश का, क्विजिंग, अच्छा, क्विजिंग क्विज़ेज़ कैपिटल। के लिए, हाँ। बट अब आई थिंक कंसेंसस है कि अब काफ़ी टाइम से बैंगलोर इज द क्विजिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आई मीन क्विजिंग इज नॉट नेसेसरली इंटेलेक्चुअल, इट्स बहुत ट्रिविया होता है, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। हालांकि गुड क्विजिंग में कनेक्टिंग द डॉट्स बहुत ज़रूरी होता है। हुँ। लेकिन अब दैट्स जस्ट एक और एग्जांपल। 1867 तक सिंगापुर हुँ। कैलकाटा से होता था। आई मीन कैलकाटा एंड बॉम्बे बराबर माना जाता था राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट फिर बॉम्बे आगे चला गया। अब फिर दिल्ली आफ्टर एशियाड गेम्स और 1982 के बाद कहते हैं कि एक पिकअप स्टार्ट हुआ। और अब ऑब्वियसली बैंगलोर, कलकत्ता में तो भी बहुत पुराने एक लेगेसीज हैं, पुराने बिजनेसेस हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया में रहने के कारण वो हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर रहेगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया में और कोई बड़ा शहर नहीं है अभी तक। और पोर्ट सिटी भी है। और इफेक्टिवली पोर्ट सिटी भी है, लेकिन कलकत्ते में कुछ नए बिजनेसेस नहीं आए। फेमसली ममता बनर्जी ने टाटा मोटर्स को मना किया सिंगूर से, तो वो सानंद चला गया गुजरात। हुँ। अपेरेंटली अभी जो प्रधानमंत्री उस समय जो मुख्यमंत्री थे मोदी, उन्होंने रतन टाटा को एक एसएमएस किया था एक शब्द का, सुस्वागतम। अच्छा। पता नहीं कितना सच झूठ है, लेकिन सुनने में तो यही आया है। तो हाँ। और वो एक मैसेज के हिसाब से फिर वो अब एक बड़ी फैक्ट्री जाती तो उसके ऑटो कंपोनेंट्स के, उसके एंसिलरीज का पूरा हुँ। इकोसिस्टम जाता है। बिल्कुल। तो एक मैन्युफैक्चरिंग का चांस आया था, वो रह गया। सर्विसेज कलकत्ते में बहुत अच्छे से हो सकते हैं, क्योंकि बहुत एक पढ़ी लिखी पॉपुलेशन रही है हिस्टोरिकली। हुँ। ज़्यादातर तो वो अब एक्सपैट्स हो गए हैं विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। बट कुछ लोग फैमिली या पर्सनल रीजंस के कारण रहना पड़ता है। बट वो भी इतना टेक ऑफ नहीं हुआ जितना हो सकता था कलकत्ते में। अब उधर एक राजरहाट, न्यू टाउन, सेक्टर 5 एक एरिया है जो उधर का एक तरीके से नोएडा गुड़गांव मान सकते हैं। अच्छा। उधर कुछ अब आईटी कंपनीज जॉब्स कुछ सालों से हैं, लेकिन अभी भी वो कल्चर नहीं आया है जो। सो इट्स नॉट अ डायनामिक, इकोनॉमिकली डायनामिक सिटी टू दैट एक्सटेंट। और धीरे कभी कभी थोड़ा रिटायरमेंट होम सा शहर की फीलिंग आने लग जाती है। हुँ। आज ही एक आर्टिकल प्रिंट में आया, संजीव सनियाल जो कई बार बात बोलते हुँ। हैं कि भद्रलोक का TFR 1 हो गया है, उससे भी कम हो गया है। तो इन दैट सेंस आई थिंक राजीव गांधी ने एक बार कहा था 80s में, लेट 80s में, इट्स अ डाइंग सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा। तो वो थोड़ा सा डिक्लाइन हवा में है, बट अब लेकिन 50-60 सालों में सुंदर जब शहर देखो, है। जब दिल्ली उतना नहीं था, हम्म। वो तो कैपिटल शिफ्ट हुआ दिल्ली में। वो तो 100 साल से ज़्यादा हो गए उसको तो। लेकिन उसके बाद देखो आप, पोर्ट सिटी है, इतना हम्म। पोटेंशियल है। एंड ऐसा नहीं है कि एक विशाखापट्टनम या और कोई ईस्ट कोस्ट का सिटी है। ऐसा भी नहीं है जो अप एंड राइट। कमिंग है। इट्स अ वेल एस्टेब्लिश्ड सिटी हम्म। फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और इतना पोटेंशियल होने के बाद भी क्यों नहीं उभर पाया है? आई थिंक कलकत्ते का डिक्लाइन इज पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर डिक्लाइन ऑफ ईस्ट इंडिया। हम्म। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ अ डिक्लाइन ऑफ जो ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग थे उस समय में, जिन्होंने एक गलत अर्थनीति, एक तरीके से वामपंथी, ऑब्वियसली 30-40 साल रहे बंगाल में, 77 से 2011 तक 34 साल तक रहे। हम्म। 34 साल ही, हाँ 34 साल रहे। और तो मुझे याद है जैसे कि हमारा, मेरे पिताजी का गांव हरियाणा में है, रोहतक में, महम गांव में मेरी
मम्मी की साइड का गांव राजस्थान में है, तो हम लोग जो जिनको कुछ लोग मारवाड़ीज बोलते हैं या जो भी नॉर्थ इंडिया से जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ आई, वो ऑब्वियसली अपने रोजी रोटी के लिए आए कलकत्ते में। तो 50-60 से बहुत बड़ा चाम था, लेकिन मुझे याद है 60s और 70s में कई बार हमारे फैमिली में मेरी दादी और समय जो मेरे पिताजी की जनरेशन के लोग थे जो बच्चे थे उस समय, उनको वापस दिल्ली भेज दिया या हरियाणा भेज दिया। अच्छा। क्योंकि उस समय नक्सलवाद का वो एक बहुत बड़ा चला था, तो कहते कि ठीक है खाली काम करने के लिए आदमी रहेंगे, बाकी लोग और वापस जाओ 1-2 साल के लिए। तो उन्होंने बीच में 1-2 साल स्कूलिंग दिल्ली करी, फिर वापस आए। तो जहाँ पे इतना एक फियर का माहौल हो जाए, यूनियनबाजी, वायलेंट यूनियनबाजी हो जाए, कलकत्ता के बाहर रूरल बंगाल जस्ट लाइक बिहार में बाद तक लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाए, तो उधर डिस्पाइट ऑल दीज नेचुरल जो बाउंटीज हैं, ह्यूमन कैपिटल, पॉपुलेशन डेंसिटी, फर्टाइल सॉइल, पोर्ट सिटी लोकेशन, नियर बाय मिनरल्स, अब उसमें है कुछ सेंट्रल जो इधर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, सेंटर में डी फैक्टो सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स थी, पॉलिसीज लाए थे वो फ्रेट इक्वलाइजेशन फॉर एग्जांपल, कि अगर इंडियन रेलवेज के थ्रू आप कोयला या कोई और सामान लेके जा रहे हैं, चाहे आप कलकत्ते लेके जा रहे हो चाहे बॉम्बे पुणे लेके जा रहे हो, आपका प्राइस रफली सेम पड़ेगा। अच्छा। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन के चक्कर में दी इंसेंटिव टू कीप इंडस्ट्रीज क्लोजर बाय टू दोज एरियाज, वो एक और रीजन से वो थोड़ा कम हुआ। तो कुछ बहुत सारे सेल्फ गोल्स थे, कुछ सेंटर की तरफ से गोल्स थे। और इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि इंडस्ट्री में देयर इज समथिंग कॉल्ड पाथ डिपेंडेंस, एक क्लस्टरिंग इफेक्ट आ जाता है। तो जहाँ पे इंडस्ट्री थोड़ी सक्सेसफुल होने लग जाती है, उधर नेचुरल रिएक्शन ये होता है, नेचुरल और अग्लोमरेट होता है, इसका अग्लोमरेशन बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जैसे महाराष्ट्र में भी एक बार लगा था कि बहुत मिलिटेंट रेडिकल यूनियनिज्म आएगा, बट ठाकरे की वजह से एक्चुअली शिवसेना ने उसको एक तरीके से इन अ वे दे ब्रोक द बैक थ्रू व्हाटएवर मींस फेयर और फाउल, राइट। सो वो एक महाराष्ट्र गुजरात साइड में उस तरीके का डिसरप्शन नहीं आया जितना इधर है। इनफैक्ट कलकत्ता, पटना, कानपुर वाज अ बिग इंडस्ट्रियल सिटी। ये पूरा गैंजेटिक वैली, उस उधर प्रॉब्लम हुई तो डाउनस्ट्रीम कलकत्ते में प्रॉब्लम हुई। ये तो इसके बारे में मैंने कई बार लिखा है मैंने कि देखिए हुआ क्या कि अगर आप चाइना का नक्शा देखें, चाइना की पूरी पॉपुलेशन उसके कोस्ट के आसपास है, ईस्टर्न। इनफैक्ट चाइना जो हमारे एरिया से करीबन 3 गुना बड़ा है, लेकिन सेंट्रल और वेस्टर्न चाइना इफेक्टिवली खाली है। इट्स अ ड्राई डेजर्ट, विंटर में कोल्ड डेजर्ट। उधर उनकी 1.45 बिलियन पॉपुलेशन में से आई थिंक 1 बिलियन इज इन प्रॉब्ली 25% ऑफ द लैंड नियर द कोस्ट। अच्छा। तो उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उधर रेल रोड बनाया और उधर ही पोर्ट्स बनाए, उनकी बाकी नीतियाँ रहीं, फिर वो एक्सपोर्ट करके वो मैन्युफैक्चर करके अमीर, रिलेटिवली अमीर हो गए। इंडिया में पॉपुलेशन हमारी, अगर आप बिहार, करंट झारखंड के जाने के बाद बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी करीबन 2000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। बंगाल की 1000, 1500, 1500 के आसपास है। ईस्टर्न यूपी की भी 1500 हजार है, वेस्टर्न यूपी की थोड़ी कम है, बट ओवरऑल यूपी की 1000 से ज्यादा है। दीज पॉपुलेशन डेंसिटीज आर मोर देन ग्रेटर न्यूयॉर्क। ऑफ कोर्स मैनहट्टन जितनी नहीं है या न्यूयॉर्क सिटी जितनी नहीं है, बट अगर आप ग्रेटर न्यूयॉर्क देखेंगे जहाँ पे सब स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स तो चलिए खाली मैनहट्टन आइलैंड में है, लेकिन जो एक अर्बन एरिया जिसको हम कहते हैं, उस जिसमें न्यू जर्सी भी आ गया, ये सब भी आ गया, वो उस टाइप की डेंस, रिलेटिव डेंसिटी से ज्यादा डेंस है। तो इधर हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। हमारी ये जो नदियां होती थी नेविगेबल हुआ करती थी आज से 100-150 साल पहले। अंग्रेज आए, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उन्होंने बहुत सारी नदियों से कैनाल काटे। इनफैक्ट जो आज के दिन पाकिस्तान में वेस्टर्न पंजाब है, वो तो ऑल जो बहुत अब फर्टाइल है, वो तो पूरा पूरा अंग्रेजों का क्रिएशन है एक तरीके से। अच्छा। उन्होंने इधर बहुत सारे कैनाल काटे, उधर इरिगेशन के लिए, इरिगेशन से काटे। इनफैक्ट बहुत सारे जो सिख कम्युनिटी के लोग गए, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस ज़मीन को फर्टाइल बनाया। और वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर द मैसिव रिजेंटमेंट इन 47 वाज कि वो सारा उस तरफ रह गया एक तरीके से एरिया, कि उनके पुरखों ने उसमें बहुत 100-150 साल में बहुत मेहनत करी थी। तो सिमिलरली इधर यूपी साइड ने बहुत कैनाल निकाले, तो वाटर फ्लो थोड़ा कम हुआ, हमने ड्रेजिंग कम करी उसके बाद। तो जो नेचुरल हाईवे था, चाहे उसका स्पीड कम हो, आपने सामान आपने बनारस में काशी में डाल दिया, उसका कोई पार्ट से वो बिहार से होते हुए फिर वो या तो बांग्लादेश जो आज के दिन है या कलकत्ते की तरफ चला गया, वो हमने बंद कर दिया। हमने रेलवेज जो अंग्रेजों ने हमारे पैसों से बनाया, अपने आप को गारंटीड रिटर्न ऑफ कैपिटल दे के, उस पर उन्होंने बेसिकली अपने एक्सप्लॉयटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया। इंटीरियर से इंडिगो जा रहा है या कॉटन जा रहा है और अपना सामान अंदर डाल रहे हैं। और हमने आज़ादी के बाद बहुत हमें डीप डिस्कशन करनी पड़ेगी क्यों हम बहुत सारी चीज़ नहीं कर पाए, लेकिन
प्राइमरी एजुकेशन में फोकस नहीं दिया, बेसिक रेल रोड्स पे फोकस नहीं दिया हमने। तो ये जो पूरा एरिया था जिसमें इतना टैलेंट था, उधर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। आप बिहार के, अगर आप पटना से दरभंगा जाना चाह रहे हैं, आपको जो डिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट डिस्टेंस आप जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग में डालें, वो 3 गुना कम पड़ रहा है। तो हम इंसान तो डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं देखता ना, वो तो घंटों में देखता है। कम से कम यूपी बिहार में तो ये सिचुएशन ट्रू थी। यूपी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पूरे देश में ही थी। अब इस यूपी में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। बिहार लास्ट बिग एरिया है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अगर आज से 20-25 साल पहले जाए तो शायद हरियाणा में भी वही प्रॉब्लम होगी। हो सकता, मतलब 20-25, मतलब रिलेटिवली, क्योंकि वहाँ पे वही है कंपैरिजन। इनफैक्ट हरियाणा की ग्रोथ स्टोरी तो बेसिकली ग्रेटर गुड़गांव ग्रोथ स्टोरी है। बट मतलब कहने का मतलब ये जो पूरा गैंजेटिक एरिया है, जहाँ पे आप कुछ एस्टिमेट से आपसे 50 करोड़ लोग बोल लीजिए, 500 मिलियन लोग बोल लीजिए, यूपी आज के दिन 25 करोड़ के आसपास हो गया है, या 23-24 करोड़ हो गया। बिहार 11-12 करोड़ हो चुका है। अब आपसे बंगाल ऐड कर लीजिए, आप पार्ट्स ऑफ झारखंड ऐड कर लीजिए, इवन असम की भी पॉपुलेशन, अगर आप, वो भी बहुत डेंस एरिया है, असम प्रॉपर जो ब्रह्मपुत्र वैली में आता है। तो दीज एरियाज में हमने बेसिक रेल रोड्स नहीं बनाए, हमने बेसिक ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, और हमारा एक जो आर्थिक डिस्कोर्स रहा है, ये जो हम मेंटली कॉलोनाइज की बात करते हैं, ये बहुत काफ़ी हद तक सच है कि हमने एंग्लो अमेरिकन इकोनॉमिक, हमारे एलिट्स ने उसको कॉपी किया। वो ऑलरेडी एक डिफरेंट लेवल पे पर कैपिटा इनकम में पहुंच चुके थे। तो उधर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 80s, 90s, 2000s में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। उधर एक अलग फेज और साइकिल में थे। पूरे 19th सेंचुरी में फॉर एग्जांपल अमेरिका में वेटेड एवरेज इंपोर्ट टैरिफ्स 40% थे। हमने लिबरलाइजेशन को एक बहुत ही सिंपलिस्टिक येस नो में लेके तुरंत सारे टैरिफ्स काट दिए। इनफैक्ट टेलीकॉम में देयर वाज मोर वैल्यू एडेड इन 1990 इन इंडिया एज अ परसेंटेज ऑफ द आउटपुट देन इन 2000। हमने वर्ल्ड बैंक के WTO के हमने ITS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स ज्वाइन किए, तो टैरिफ्स हटाने पड़े, सीधे जीरो कर दिया हमने। there was no बट उसका फायदा नहीं हुआ क्या उतना? देखो, फायदा है शॉर्ट टर्म में इतना हुआ कि हमारे कुछ इंपोर्ट सस्ते हो गए, लेकिन द पॉइंट इज 40% और 0% के पीछे बहुत कुछ आता है। 10% आता है, 20% आता है। आप उसको ट्रांजिशन करते तो हमारे जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे, अलॉन्ग विद अदर रिफॉर्म्स, अलॉन्ग विद ओपनिंग ऑफ द स्मॉल सेक्टर डी लाइसेंसिंग, वो बड़े मैन्युफैक्चरर बनते। हुआ क्या यूपीए के टाइम में खासकर, क्योंकि वाजपेयी के टाइम में हम तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे थे, तो आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी फुली यूटिलाइज है। खासकर यूपीए 2 तक के टाइम में हमारे वो सारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स बेसिकली ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स बन गए, क्योंकि वो फॉर वेरियस रीजंस, करेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडिकल चेंज इन ट्रेड पॉलिसी, नो नेशनल लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, और ये सब इसलिए क्योंकि हमारे सेंटर में एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट नहीं थी। क्योंकि जितना आप इंटरवीन करेंगे उतना करप्शन का स्कोप बढ़ता है, और अगर आपकी क्रेडिबिलिटी करप्शन पे अच्छी नहीं है तो वो आप कैसे जनता को सेल करेंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्टेट नहीं चाहिए, स्टेट तो चाहिए उन पॉलिसी इंटरवेंशंस के लिए, लेकिन वो पॉलिसी इंटरवेंशंस बाय डेफिनेशन डिस्क्रिशनरी होंगे टू सम एक्सटेंट। वो आपकी क्रेडिबिलिटी अगर नहीं होगी, आप इंटरवीन नहीं कर पाएंगे। आइडियोलॉजिकल रीजंस थे हमारे, अभी तक आप देख लीजिए हमारे पास के जो इकोनॉमिक एडवाइजर्स कहीं रहे, RBI में कहीं आए गए, इधर आते हैं, उनके लिए एक तरीके से पनिशमेंट पोस्टिंग है भारत में आना, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करते हैं जस्ट फॉर द प्रेस्टीज। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि उधर उनकी कौन सुनता है। उनका एक तरीके से वजूद, नाम तो इधर के कारण है। इधर वो अपनी दिखाते हैं हम ये इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट है, वापस उधर चले जाते हैं, वापस उधर वो जाके एक प्रोफेसर बन गए, तो एक रेज्यूमे में बस इट्स एन ऐड हो जाता है, इट्स एन एडिशनल पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे लोग नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर आर बिग एक्सेप्शंस। आई हैव पर्सनली अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डॉक्टर अरविंद पानागरिया, बट कहीं ना कहीं आप, अगर मैं एक आम अर्थशास्त्र की बात करूँ, कोई और एक्सपर्ट कोट अनकोट की बात करूँ जो बाहर से इधर आके वापस जाता है, बाहर पढ़ने या काम करने में कोई नुकसान नहीं है, मैं खुद कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपका इंडिया में एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, आप एक तरीके से स्किन इन द गेम नहीं है, आप टेन्योर्ड प्रोफेसर हैं जो बोलते हैं यार मुझे तो खाली 2-2.5 साल के लिए कोट अनकोट पब्लिक सर्विस का एक ब्रेक मिला, मुझे वापस जाना है, नहीं तो मेरा टेन्योर हट जाएगा, मेरी लाइफ की रिटायरमेंट पेंशन जो मुझे एमरिटस प्रोफेसर बोल के जो सैलरी मिलती रहती है वो सब मैं कैसे छोड़ दूं। तो कहीं ना कहीं आप ये कहीं सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली सोच रहे हैं कि मैं उधर जाके जर्नल में क्या लिखूंगा, मैं क्या रिसर्च करूंगा। तो इंडिया बिकम्स एन एक्सोटिक पोस्टिंग इवन फॉर एन इंडियन।
तो ये इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें यही नहीं है कि वो बंदा एक्चुअली में मन में कॉलोनाइज्ड है, बट इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और पावर स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं अभी, वो इतनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि वो ये समझ भी रहा होगा एट सम लेवल कि मेरे साथ ये हो रहा है, बट ही और शी इज पावरलेस टू चेंज दैट. इसको अंग्रेजी में एक शब्द है मेट्रोपोल, METROPOLE, लाइक कहते थे कॉलोनियल सेंटर, लाइक लंडन वाज द डिजोर मेट्रोपोल, न्यूयॉर्क बिकेम डी फैक्टो मेट्रोपोल. लाइक आपकी सारी थिंकिंग उस तरफ जा रही है, इसलिए नहीं कि आप समझ नहीं रहे हैं कि ये हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक इंसेंटिव्स ऐसे हैं कि अगर आप इधर की सैलरी उधर से कंपेयर करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए एडजस्ट भी कर लेंगे, आपको जाना उधर है. ये अब धीरे धीरे बदल रहा है, पूरा अच्छा, नहीं बदल रहा है. अभी अर्ली साइन हम क्रिकेट में देखेंगे, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स है. हम वी कैन डिस्कस अबाउट इन्होंने जो नील किया एंड ऑल दैट, बट हमने किताब, मैंने अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया में राजीव के साथ लिखा कि क्या किया नील, इन्होंने दे नील्ड फॉर द ब्लैक लाइव्स मैटर ना. अरे हाँ, they took the knee. मतलब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो पूरा इट्स व्हाई इट्स नॉट कंप्लीट, बट वो स्टार्ट क्या हुआ है कि क्रिकेट में हम इकोनॉमिकली डोमिनेंट है, और अमेरिका का दूर दूर तक कोई वो नहीं है. अमेरिका उसमें नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हिस्टोरिकल रीजंस, बिल्कुल, मे बी सबकॉन्शियसली रेशियल रीजंस के कारण, तो भी उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के मुकाबले द डिस्प्रपोर्शनेटली इन्फ्लुएंशियल. साउथ अफ्रीका ने अभी ओपनर को वो भी हटा भी दिया था मैच में से. अच्छा, मैं क्विंटन डिनो खैर सचिन के जाने के बाद मैं इतना डीपली फॉलो नहीं करता नहीं, क्रिकेट. he refused to take the knee, ओह अच्छा, तो उसको हटा दिया फिर. तो देखिए हटे की पॉलिटिक्स है, लेकिन मैं कह ये रहा था कि क्रिकेट में हम इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल हैं. IPL बना तो जैसे अ न्यू आइडिया ऑफ इंडिया में मैंने राजीव के साथ लिखा कि कुछ क्रिकेटर्स कहते भी हैं कि कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली सम ऑफ अस आर सकिंग अप टू विराट कोहली एंड हिज बॉयज, कि हम उनकी चमचागिरी करने जा रहे हैं. तो ये ऑलरेडी दिखाता है कि इट्स थॉट है, आइडियोलॉजी है, प्रोसेस है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी बहुत मैटर करता है. बिल्कुल. लेकिन क्रिकेट अगर अपने ब्रॉडर सोसाइटी में वो आपकी डोमिनेंस रिफ्लेक्टेड नहीं है, तो क्रिकेट में भी आपको ये BLM टाइप का सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखेगा, बिकॉज क्रिकेट या कोई भी एक फील्ड बाकी सोसाइटी से एकदम आइसोलेटेड तो नहीं है. लेकिन क्रिकेट हमको ये अर्ली ऑन दिख रहा है, जो हमें दिखा है ना कि हमारे क्रिकेटर्स का चलने का तरीका ही फील्ड में बदल गया 10-15 साल में. एक सर्टेन डिफिडेंस था, एक सर्टेन शाइनेस थी, जिसको कई बार हम वर्चू की तरह भी बताते थे कि देखो यार वो तो स्लेज कर रहे हैं, हम नहीं करते. और शायद हो सकता हो एक दो लोगों के केस में, सचिन तेंदुलकर के केस में, लेकिन वो भी वही है ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम्स, प्रोडक्ट ऑफ द टाइम्स. तो अब ये बदला क्या है कि उधर इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस आई तो थोड़ा अग्रेशन आया है. बट आर वी सो डोमिनेंट इन एकेडेमिया कंपेयर टू वेस्टर्न एकेडेमिया एंड द फंडिंग? वी आर नॉट. लेकिन एक बात भी है कि जेब में पैसा आना और दिमाग में चेंज आना, उसमें भी फर्क है. दे आर नॉट कॉन्करेंट, तुरंत साइमल्टेनियसली नहीं होते, बट दे आर डेफिनेटली लिंक्ड. व्हाट माइट हैपन इज कि जेब में पैसा आना और दिमाग में कॉन्फिडेंस आना, देयर माइट बी अ डिले इन दैट. दिमाग में कॉन्फिडेंस आना माइट ट्रेल, माइट बी आफ्टर जेब में पैसा आना, and it may not be fully automatic. We might have to talk about it, we might have to discuss about it, but it is linked in the sense कि आप इसको हटा नहीं सकते इक्वेशन से. तो अगर एक तरीके से हम इकोनॉमिक्स देखें, हम क्रिकेट देखें, हम कोई और फील्ड देखें, हम हिस्ट्री, रिलीजन देखें, तो ये कॉन्फिडेंस हमें इसलिए आने के लिए, लेट मी दिस इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर अस टू एट लीस्ट फील दैट इकोनॉमिकली वी आर सेल्फ सफिशिएंट. बिकॉज अगर आपका पेट आप खुद नहीं भर पा रहे, अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं भर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उधर ही चल रहा है, न्यूयॉर्क और लंदन में. तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे, अगर मैं ये बोल दूंगा तो मुझे कल को कोई ग्रांट के लिए अप्लाई करना है, कल को कोई नौकरी के लिए अप्लाई करना है, कल को कोई कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट मिलना है मुझे, तो वो मेरा ये ट्वीट देख लेगा, वो मेरा ये आर्टिकल पढ़ लेगा, वो क्या सोचेगा, तो आप अपने आप को सेल्फ सेंसर करने लग जाते हैं. और वो कब वो मास्क आपका चेहरा बन जाता है आपको पता नहीं चलता. कब जो चीज आप कॉन्शियसली कर रहे हैं वो सबकॉन्शियसली हो जाता है, वो पता नहीं चलता. वो लोगों के लिए तो फिर भी चलो, उनका तो थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पोटेंशियल आगे जाके. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई आशा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है कि हम बाहर जाएंगे, राइट. लेकिन वो फिर भी साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे, इस तरीके की जो क्राउड है सिटीज में मोस्टली, राइट, दे सपोर्ट ऑल दीज कॉजेस बिल्कुल, एंड इवन मोर रेडिकल कॉजेस. नहीं है. जैसे एक बार राजीव ने शायद ट्विटर में लिखा था कि कोई सेकंड अमेंडमेंट के खिलाफ यूएस के साउथ बॉम्बे में एक रैली निकाली, जबकि इंडिया में गन कंट्रोल बहुत टाइट है. वो बोल रहे कि डाउन विद द सेकंड अमेंडमेंट. अब इंडिया का क्या सेकंड अमेंडमेंट उनको नहीं पता, फर्स्ट भी नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता. और
सिमिलरली कुछ लोग दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं नॉट माय प्रेसिडेंट। तो वो ट्रम्प बना था जब वो तो कह रहे भाई तेरा नहीं है, तेरा को वो उस टाइम पे प्रणब मुखर्जी थे शायद। मतलब जो भी थे आपका तो वैसे ही नहीं है ना, मतलब आप क्या बोल रहे। तो ये BLM जो है, मैं इस बात का हल्का सा भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा कि अफ्रीकन अमेरिकन एंड अफ्रीकन इन जनरल, द डायस्पोरा पीपल इन अफ्रीका, बहुत उन पे रेस के कारण स्लेवरी, कलोनियलिज्म सब कुछ हुआ है। एब्सोल्युटली। लेकिन एक आपने नहीं किया नंबर 1। ये आप जरूर बोल सकते हैं कि इंडियंस आर मे बी समवॉट रेसिस्ट, जब हमारे बीच में ब्लैक स्किन लोग आते हैं, हमारे खुद के बायसेस हैं। मुझे अपनी गलतियां मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब गांधी जी भी साउथ अफ्रीका में थे तो उनका ज्यादा एक तरीके से उन्होंने भी कुफ्र वर्ड यूज किया था उस समय। लोकल वर्ड यूज था शायद, नहीं कुफ्र नहीं, काफिर बोलते थे। अच्छा, शायद डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन था अबाउट द लोकल साउथ अफ्रीकन ब्लैक्स। तो ही ऑल्सो हैड अ सेंस ऑफ रेशियल हायरार्की इम्बाइब्ड इन हिम कि भाई गोरे हमसे कहीं ना कहीं सुपीरियर हैं और वो हमको इनके बराबर क्यों ट्रीट कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलता, he is also product of his times, these are all complicated, and he changed his views just like he changed his views on caste and बहुत कुछ। मतलब he was a very sharp astute politician, along with being a great man, a flawed man। तो कहने का मतलब ये है कि these are very, हम क्या सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम चाहे बाहर जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, बट जो elites हैं अगर they are looking that to be, उनके हिसाब से वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, तो कहीं ना कहीं वो व्यूज परकोलेट हो जाते हैं नीचे, वो एक तरीके से कॉमन सेंस बन जाते हैं। तो अगर अल्टीमेटली आपके अर्थशास्त्री बाहर से आके फिर वापस बाहर जा रहे हैं, जो अब मोदी सरकार के सेकंड टर्म में एक तरीके से पहले से बहुत कम हो गया है। शांति कांता दास इज द RBI गवर्नर। आई थिंक ही वाज अ हिस्ट्री ग्रेजुएट, ही इज अ वेरी गुड ब्यूरोक्रेट एंड ही इज टर्न्ड आउट टू बी वेरी कॉम्पिटेंट इन द RBI। he does not feel the need, उनको ऐसा लगता नहीं कि मुझे कुछ डिसएग्री करना है ये दिखाने के लिए कि मैं इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस हूँ। कोई उनको अगर बोलता है कि आप सर्वाइल है तो he doesn't care। बोलते कि जो देश के अर्थशास्त्र के लिए ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और RBI के बीच कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए बट कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए ना। ऑटोनॉमी का मतलब ये थोड़ा कि आप रिबेल कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए जैसे RBI में क्या अंतर आया है पिछले, जो जैसे उस समय रघुराम राजन थे और आज शक्तिकांता दास हैं, तो उसमें क्या अंतर देखते हैं? 2-3 चीजें हैं। एक तो रघुराम राजन जी बहुत अपने इमीडिएट एक्सपर्टीज के बाहर स्पीचेस देते थे। उन्होंने 1-2 बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैशिज्म की बात करी। शायद उन्होंने एक बार कहा था कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि हिटलर ऑल्सो मेड ट्रेन्स रन ऑन टाइम। ऐसा ही था। तो लोगों ने उसको कई तरीके से इंटरप्रेट किया, ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं है कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है। Raghuram Rajan still on the core work, he was relatively flexible. He was not so dogmatic. But उनके बाद जो आए उर्जित पटेल और उनके डेप्यूटी विरल आचार्य, they were very very maximalist in the sense कि हम लोग को जोर से रेट्स भराने हैं इंडिया में, या जिसको मॉनेटरी पॉलिसी में कहते हैं लूज मॉनेटरी पॉलिसी या डोविश मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट जिसमें कम होते हैं वो नहीं करना। अच्छा, क्योंकि तभी हम इंडिया में इन्फ्लेशन का बैक तोड़ पाएंगे। एक तरीके से वंस अगेन 1981-82 में पॉल वॉलकर ने US में किया था, उनके मन में एक मॉडल था, उन्होंने इसको ओवरडू कर दिया। उन्होंने उसकी इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से देखा नहीं, और कहीं ना कहीं डीमोनेटाइजेशन के बाद जब बहुत सारे कॉलमनिस्ट्स ने इंडिया में ग्लोबली कहा कि RBI तो प्रधानमंत्री का पिट्ठू हो गया, इफेक्टिवली अंग्रेजी में उन्होंने अपने सुंदर तरीके से लिखा है इसको, तो कहीं ना कहीं इस बात को सुन के अपनी ऑटोनॉमी को प्रूव करने के चक्कर में उन्होंने और जानबूझ के रेट्स टाइट कर दिए। जानबूझ के किए, सबकॉन्शियसली किए, दैट इज बियॉन्ड आवर रेमिट ऑफ नोइंग फॉर श्योर। लेकिन पॉइंट ये हो गया कि RBI को इंडिपेंडेंट दिखाना है, ना कि देश को क्या चाहिए। तो उसके कारण रुपी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया, शॉर्ट टर्म में नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट्स को हुआ। इन्फ्लेशन डायरेक्टली इंटरेस्ट रेट से कनेक्टेड नहीं है, उसका एक वीकर लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, बट हमारा आउटपुट और प्रोडक्ट एक तरीके से हमारा जो 2018-19 तक जो स्लो डाउन था, उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो रिफॉर्म्स थे उसमें एक शॉर्ट टर्म स्लो डाउन होता है, बट कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट होने के कारण भी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, तो शांतिकांता दास के आने के बाद इन अ वे ही हैज बीन मच मोर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट, इवन प्री कोविड के बाद तो बहुत कुछ करना ही पड़ा, कि हमारे देश में जिसको एक अर्थशास्त्री कहते हैं स्पेयर कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ आवर फैक्ट्रीज वाज रनिंग इन 70%। 80s में जब जाता है 85 को क्रॉस करता है तब नया कैपेक्स होता है।
अगर आपकी फैक्ट्री जितना बना सकती है उतना नहीं बना रही तो मतलब कहीं ना कहीं डिमांड की प्रॉब्लम है। तो आपको फिस्कल साइड में कुछ करना पड़ेगा, आपको मॉनेटरी साइड में कुछ करना पड़ेगा, लोग ज्यादा खरीदेंगे, फिर आप और फैक्ट्री को ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड नया इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सब बहुत कुछ सोचना था उनको अर्थशास्त्र में, जो उन्होंने एक तरीके से कहीं ना कहीं आरबीआई के अपैरेटस ने, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, विरल आचार्य जैसे लोगों के नीचे वर्च्यू सिग्नलिंग तो नहीं बोलूंगा बट सम काइंड ऑफ सिग्नलिंग में ज्यादा उन्होंने डील किया, ना कि देश को क्या चाहिए था। अभी रेट में कितना फर्क पड़ा है उनके जाने के बाद? नहीं, अब देखिए, अब तो कंपेयर करना ज्यादा सेंस नहीं बनता कि कोविड आ गया फिर। तो कोविड में तो बहुत जोर से काटना पड़ा हमारा। आई थिंक रिवर्स रेपो 3.35% पे है, रेपो 4% पे है, वो शायद रेपो शायद 6-6.5%। अच्छा, मैं ये पढ़ रहा था कि इस रेट अगर कम होते हैं तो जो कैपिटल का कॉस्ट है वो कम हो जाता है बिजनेसेस के लिए। हाँ जी, ठीक है। और बाहर जो है, हम ये कह रहे थे कि वेस्ट में इतना कम है, रेट्स इतने कम हैं, बेसिकली 0%, तो उस पे वहाँ पे जो बिजनेसेस को पैसा मिल रहा है और यहाँ पे आप इतने हाई रेट्स रख रहे हो, तो लोग अगर पैसा नहीं ले पाएंगे और उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? ये कितना बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऑब्वियसली मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल एब्सोल्यूट टर्म्स में बट ऑल्सो इन रिलेटिव टर्म्स, जिसकी आपने बात करी कि क्योंकि हम एक तरीके से हमारे कैपिटल अकाउंट जिसको बोलते हैं, पैसा अंदर आना जाना, आना ज़्यादा आसान है, इक्विटी में बॉन्ड्स में आना मुश्किल है, वो अगले साल से कुछ स्टार्ट होगा, निकालना और मुश्किल है। जैसे आपकी एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होती है, एज एन इंडिविजुअल आप $2.5 लाख पर साल से ज़्यादा बाहर लेके नहीं जा सकते। कंपनी अपनी नेटवर्थ के हिसाब से बाहर की कंपनी कुछ खरीद सकती है। तो वी हैव अ पार्शियली ओपन कैपिटल अकाउंट, बट करंट अकाउंट जो ट्रेड का अकाउंट होता है वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पूरा ओपन है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टार्टअप में इतना बाहर का पैसा क्यों आता है? क्योंकि स्टार्टअप्स बाय डेफिनेशन स्पेक्युलेटिव हैं, रिस्की हैं, और अगर वो प्रॉफिट होंगे तो कई सालों बाद प्रॉफिट होगा उसमें, कि कई सालों तक वो लॉस करेंगे। उनका मॉडल ही ऐसा है कि हमें स्केल लाना है, स्केल के बाद अगर उसमें पैसा आएगा तो उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई होगी। 10 में से 9 कंपनी मर जाएगी, एक जो बचेगी वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पैसा आपका वर्थ इट हो जाएगा। रफली मॉडल ही है। तो अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिया में ज्यादा है तो इंडिया में इट मे बी लेस रैशनल टू इन्वेस्ट इन सच स्टार्टअप्स। बाहर वाले का अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस है तो उसको लग रहा है कि मैं इस पे एक बेट ले सकता हूं। अच्छा, सो ऐसा ही नहीं, और बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इंडिया वाले को इंडिया के स्टार्टअप के बारे में ज्यादा मालूम है। इन्फॉर्मेशन इज अ बिग पार्ट, कैपिटल इज नॉट द ओनली पार्ट, देयर इज अ लोकल कॉन्फिडेंस, होम बायस, आई मीन पूरा लिटरेचर है। लेकिन एक फैक्टर ये जरूर है कि अब आप देखिए हमारे कितना रियल एस्टेट, आई थिंक ब्लैकस्टोन इज द लार्जेस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनर इन इंडिया। Canadian pension funds are investing in a big way. We are welcoming all capital. हम कोई कैपिटल को मना नहीं करेंगे, बट ये सोचने की बात है कि क्या लोकल कैपिटल को एक बराबरी का दर्जा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये एक सोचने की बात है। अभी तक इट्स नॉट सच अ सीरियस इशू, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल पिछले 6-8 महीने में जो इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट की रैली हुई और पहले से चल रही है, उसमें इनफैक्ट बहुत सारे FIS पैसा निकाल रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बहुत डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल लोकल पैसा डाल रहे थे। तो जस्ट बिकॉज मनी इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनी, इट नीड नॉट ऑलवेज बी स्मार्ट मनी, ऑल्दो अगर कल को मार्केट और गिर जाएगा तो इट माइट प्रूव टू बी स्मार्ट इन द शॉर्ट टर्म। तो इसमें बहुत फैक्टर्स है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है, और इसलिए आई थिंक ओपन कैपिटल अकाउंट में बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात हो जाएगी। मेरा बहुत पैशनेट इशू है, कई अर्थशास्त्री इसमें इसके खिलाफ। हम 1997 से बात कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट खोलने की बात में। तारापुर रिपोर्ट आया था, फिर एक सेकंड रिपोर्ट आया था 2009। पहला रिपोर्ट आती एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, सेकंड रिपोर्ट आती ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। तो हमारे कुछ इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स कहते हैं कि देखो हम कितने होशियार थे, हमने ये 2 क्राइसिस बचा लिए। वो बात सही है उनकी, लेकिन जो बीच में 9 साल जो ग्रोथ थी वो भी कम हुई। और खैर अब हम इतने बड़े हो गए हैं, अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई, कि आप जितने बड़े होते हैं कंपेयर टू अदर कंट्रीज, उतने आपकी शिप को हिलाना मुश्किल हो जाता है। आपकी जब शिप एक छोटी सी बोट होती है, कोई छीकेगा भी कोई कैरियर में तो आपकी बोट हिल जाएगी। सो इट्स अबाउट रिलेटिव साइजेस, जस्ट लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, डीकोलोनाइजेशन बीइंग लिंक्ड टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, इकोनॉमिक हेफ्ट। तो ये ऑल्सो ये होगा क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बढ़ रहे हैं कि अब हमें डॉलर खरीदना आगे पीछे बंद करना पड़ेगा, और हमें अपना कोई इधर से बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको भी और इनकरेज करना पड़ेगा कि बाहर से ही बहुत पैसा आ रहा है, इधर से कोई बाहर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो उसको पूरा अलाउ कर दो। तुरंत नहीं होगा, 2-4-5 साल में होगा, बट वो एक कैपिटल जब पूरा खुल जाएगा अकाउंट, तब करेंसी की बात आ जाती है। करेंसी कहाँ जाता है?
करेंसी मुझे लगता है काफ़ी फ्लैट रहेगा अनलाइक द लास्ट 20-25 ईयर्स, तब अपने आप धीरे धीरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। कि जब आना जाना पैसा का आसान हो जाएगा और करेंसी रिलेटिवली स्टेबल हो जाएगी नॉमिनल टर्म्स में, माइट इवन बी अ स्मॉल अप्रिशिएटिंग बायस, तब लोग बोलेंगे कि ठीक है, कि अभी तक जो बाहर का पैसा इन्वेस्ट करता है वो अपने एक्सेल फाइल में बोल देता है कि +4% रुपी डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, 4% रुपी का डिप्रिसिएशन का अजम्पशन ऐड कर ले। अच्छा, कोई 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली 3-4% का डिप्रिसिएशन रहा है अगर आप पिछले 20-25 साल देखें। तो जब वो चेंज होगा, तो जैसे अभी इंडिया का 10 ईयर रेट 6.4% के आसपास चल रहा है। ये क्या होता है? 10 साल अगर सरकार अगर बोरो करे बाजार से पैसा 10 साल के लिए, तो हर साल 6.4% देते हैं। ठीक है, प्री टैक्स। तो अभी घट गया? नहीं, 2-3 साल के हिसाब से घट गया, लेकिन बीच में कोविड के टाइम 5.5-6 तक एक बार आ गया था शॉर्ट टर्म में, तब से थोड़ा बढ़ गया। अमेरिका का शायद अभी 1.5% चल रहा है 10 साल। तो लेकिन ऑफकोर्स अमेरिका डॉलर्स में बोरो करता है, हम रुपी में बोरो करते हैं। तो करीबन 500 बेसिस पॉइंट बोलते हैं, 100 बेसिस पॉइंट 1% पॉइंट होता है, करीबन 500 बेसिस पॉइंट का अंतर है। तो अगर आप, और इंडियन गवर्नमेंट हैज नेवर डिफॉल्टेड अनलाइक मेनी अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज, हमने कभी भी अपने सरकारी वायदे को तोड़ा नहीं है। विद जिससे भी पैसा उठाया उसको हमेशा सूद समेत वापस पैसा दिया है। इनफैक्ट 91 में जो क्राइसिस हुई थी, हम अपना गोल्ड गिरवी रखने को तैयार हो गए थे, लेकिन हमने अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे डिफॉल्ट नहीं किया। तो इससे ये हुआ कि बाजार में क्रेडिबिलिटी है, तो या तो क्रेडिबिलिटी और स्ट्रांग करनी है, या फिर लोग सोच रहे हैं कि अपना रुपया 500 बेसिस पॉइंट 400 बेसिस पॉइंट हर साल 4-5% पॉइंट डॉलर के खिलाफ गिरता रहेगा, तभी दिस मेक्स सेंस इन अ फ्री एंड ओपन मार्केट, जो पूरा नहीं है लेकिन हो रहा है। क्योंकि अगर आप इधर आप 1.5% डॉलर में लगा सकते हैं, इधर आप 6.5% रुपी पे लगा सकते हैं, तो मतलब रुपी हर साल 5% गिरना चाहिए, तभी तो आपको दोनों बराबर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। एक आर्बिट्राज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अच्छा, तो ये चीज जब एक बार लगेगा कि थोड़ा रुपी स्टेबल हो गया है, तो अपने आप वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगा। अपने आप आपको घर खरीदना है, आपका होम लोन रेट और कम हो जाएगा। गाड़ी खरीदना है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है, आपको बिजनेस लोन लेना है, ये सब हो गया मैक्रो। अब आइए माइक्रो। माइक्रो में अकाउंट एग्रीगेटर बन गया है। अकाउंट एग्रीगेटर आपकी यूपीआई डेटा से कनेक्ट हो रहा है, अगर आपकी स्मॉल कंपनी है उसके जीएसटी डेटा से कनेक्ट हो रहा है, आपके पर्सनल टैक्स डेटा से कनेक्ट हो रहा है, आप परमिशंस दे रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आपको हाउस लोन, तो बाय डेफिनेशन कोलैटरल लोन होता है। अगर आपका घर आपने ब्याज नहीं दिया तो दे कैन टेक अवे योर हाउस, द हाउस इटसेल्फ इज द कोलैटरल। बट अगर आपको बिना कोलैटरल के बिजनेस लोन चाहिए, जो बड़ा मुश्किल होता है, कि मुझे नहीं मालूम कि अरिहंत कितना कमा रहा है, किस प्रिडिक्टेबिलिटी से कमा रहा है, कितना वाइट में कमा रहा है। राजीव ने भी बताया था कल कि वो जीएसटी के जो आपके वो बिल्कुल डाल सकते हैं इंफॉर्मेशन जो आप भर रहे हैं टैक्स, उसके बेसिस पे आपको लोन मिल सकता तो है। ये अकाउंट एग्रीगेटर एक कॉन्सेप्ट आया है, इसको कुछ लोग सहमति और सहाय बोलते हैं। ये बेसिकली इंडिया स्टैक का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, वेयर आपकी जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट है, विथ योर परमिशन यू कैन शेयर इट विथ अदर इंस्टीट्यूशंस। Only what you say will be shared with them. They can make a decision based on that information, which the information is effectively guaranteed by the government. Because obviously अगर आप उसकी बेसिस पे जीएसटी को पैसा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स दे रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट वेरीफाइड डेटा हो गया ना। तो ये सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कोई इंसान, हम कितने सारे लोगों को जानते हैं जो ओला उबर चलाते हैं या स्विगी या जोमेटो के डिलीवरी बॉयज हैं, उनकी गाँव में मान लीजिए 50 लाख 1 करोड़ की ज़मीन है, उनकी या उनके परिवार की। लेकिन अगर आप उनसे बात करने जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई मैं वो पहला जनरेशन नहीं होना चाहता जो इसने ज़मीन बेची। हाँ, कि मैं, मतलब मेरे दादा ने इसको संभाल के रखा, मेरे पिता ने संभाल के रखा, और मैं गांव में अपना केस शक्ल लेके जाऊंगा कि इसने लड़के ने तो अपनी ज़मीन बेच दी। या तो मैं इसके खिलाफ लोन लूँ, या मैं उस दैट प्लस विथ माई स्विगी जोमेटो सैलरी के हिसाब से दोनों को कंबाइन करके एक सस्ता लोन लूँ। तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो जब वो लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइज होगा, एक नेशनल ब्लॉकचेन में जाएगा, जो बहुत सारे पायलट्स 4-5 साल से चल रहे हैं, कभी ना कभी वो लैंड और रियल एस्टेट को भी आधार और पैन से जोड़ देंगे, जो उन्होंने अभी तुरंत नहीं जोड़ा क्योंकि बहुत सारे रिफॉर्म्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उससे बहुत लोगों का करप्शन पकड़ा जाएगा, बेनामी प्रॉपर्टीज पकड़ी जाएंगी, बट कभी ना कभी वो भी होने वाला है। तो एक डिजिटल रिकॉर्ड में आ गया कि भाई अरिहंत की ये प्रॉपर्टी है, ये लैंड है, उसी आपके क्लिक के बाद उसने देख लिया वो इतना महीने कमा रहा है। तो अगर मैं बाजार से, मैं यानी बैंक, अगर मैं बाजार से 4% में पैसा उठा रहा हूँ, तो मैं आपको 10% पे क्यों दूंगा, मैं आपको 7% पे दे दूंगा। और अगर आप कोई मनी लेंडर के पास जाएंगे गांव में, वो तो आपको 20-30% पे देगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मार्केट में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री थी। एक नोबेल प्राइज विनर जॉर्ज एकरलॉफ ने लिखा था पेपर अबाउट द मार्केट फॉर लेमन्स। लेमन्स अमेरिका में बोलते हैं लाइक कोई फ्रॉड चीज दे दी आपने,
सेकंड हैंड कार्स का मार्केट। अच्छा, वो मेक लेमनेड फ्रॉम लेमन्स, हाँ, वो उधर से भी आता है, लाइक लेमन का एक नेगेटिव कॉनोटेशन है इन अ जोकिंग मैनर कि अच्छा, लेमन्स इस कॉन्टेक्स्ट में कि सेकंड हैंड कार अगर बेचनी है, अगर मैं आपको चेक नहीं कर सकता इन फास्ट इनफ टाइम, आई डोंट हैव अ ब्रांडेड गारंटी, देन मुझे खरीद वही बेचने आएंगे और मैं बोलूंगा कि अच्छा एक अच्छी गाड़ी सेकंड हैंड $1000 की है, खराब $500 की है, तो मैं $750 देने को तैयार हूँ। लेकिन आप $750 देने को तैयार है तो $1000 तो हट जाएगा मार्केट से, उसको मालूम है उसकी गाड़ी अच्छी है, $500 वाला आ जाएगा। अब आपको भी ये मालूम है तो आप $750 भी देने को तैयार नहीं है। इसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। इंश्योरेंस में है, मार्केट्स में है, हर जगह मार्केट की एफिशिएंसी लैक ऑफ डेटा के कारण कम हो जाती है। तो ये एक तरीके से डिजिटल पब्लिक गुड्स जो बनाए हैं। हम एक ब्रॉड बात करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है कि मैं क्यों इंडिया पे बुलिश हूँ। एक तरीके से हमने उसका एक तरीके मतलब इतना सारे, ये तो डिजिटल का हुआ, ये डिजिटल है, ठीक है, तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क क्या है जिसके तरीके से वो सरकार चल रही है या इंडिया आगे बढ़ रहा है, जिसको जो आपको होप देता है बेसिकली? मैं बोलता हूँ, मैं इसको ट्विटर में कई बार लॉन्ग इंडिया बोलता हूँ, इसको हैशटैग भी डालता हूँ इसके बारे में, व्हाई एम आई बुलिश ऑन इंडिया। आप इसके 3 हिस्से बना लीजिए। 2 हिस्से एग्जोजनस यानी ऑटोमेटिकली इट्स बेक्ड इन द केक, वो फैक्टर्स हैं, चाहे कोई सरकार कोई पॉलिसी बदले या नहीं बदले, शॉर्ट टर्म में वो फैक्टर्स बदले नहीं जाएंगे। पहला है डेमोग्राफिक्स, दूसरा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी, तीसरा आप मान लीजिए जिसको मैं मोदीनॉमिक्स कहता हूं, या आप उसको अगर कोई दूसरी सरकार आती है आप उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज बोल लीजिए। तो डेमोग्राफिक्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो हम ले रहे हैं क्योंकि आज हम पीछे हैं लोगों से, एंड वॉट एवर आवर पॉलिसी मेकिंग इज विच इंक्लूड्स आवर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एज वेल। हम खाली ले नहीं रहे हैं, अब हम बहुत फ्रूगल केस एप्लीकेशन से टेक्नोलॉजी डेवलप भी कर रहे हैं। डेमोग्राफिक्स में अगले 20 साल में हमारी 25 से 65 के बीच में पॉपुलेशन 20 करोड़ लोगों से भरने वाली है। 20 करोड़ पीपल, 200 मिलियन पीपल वर्किंग एज में, 25 to 65 जो मेरे हिसाब से रियल वर्किंग एज है, क्योंकि कई लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, किसी औरत की जल्दी शादी हो गई तो फर्स्ट बच्चे के बाद वापस आती है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जस्ट एज अ कंपैरिजन पॉइंट इन द नेक्स्ट 20-25 ईयर्स इन द सेम एज ग्रुप 25 to 65 जहां पे हमारे 20 करोड़ लोग आने वाले हैं, चाइना में 15 करोड़ कम होने वाले हैं। तो डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस 35 करोड़ का है, विच इज बाय द वे मोर देन ऑल ऑफ अमेरिका's पॉपुलेशन। सो जस्ट द नंबर ऑफ पीपल हु आर कमिंग इन, तो चाइना का डेमोग्राफिक बूम खत्म हो गया है, उनका डिविडेंड। हमारा एक तरीके से 5-10 साल पहले चालू हुआ, अभी चल रहा है, 20-25 साल और चलेगा। तो दैट इज द क्वांटिटी ऑफ पीपल। सेकेंडली, जो भी लोग आ रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट नियरली यूनिवर्सली लिटरेट, मेन, वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में 1000 प्रॉब्लम है, इसके बारे में मैंने अपने जॉइंट आर्टिकल्स भी लिखे हैं, हम अलग से जा सकते हैं उसमें, मैं एक बार अभी नहीं जाता क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, लेकिन उसको सबसे लास्ट में ले लेंगे, उसको लास्ट में लेंगे। लेकिन लिटरेसी 100% है और 95 to 100% है। थर्ड पॉइंट, देर ऑलमोस्ट ऑल डिजिटली नेटिव्स और आर अबाउट टू बी डिजिटली नेटिव इन द नेक्स्ट 1 or 2 years। ये भी ठीक है। देर ऑल ऑनलाइन, कुछ अपने दोस्त के स्मार्टफोन के थ्रू, अपना डम फोन, और जिसके पास नहीं है उसका 1-2 साल में स्मार्टफोन आ जाएगा। तो अंग्रेजी या हिंदी कोई ना कोई भाषा अच्छे से जाने या नहीं जाने, कुछ जानते हैं, नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं, डिजिटली नेटिव हैं, तो आपके एक रॉ मटेरियल तैयार है जो पूरे दुनिया में कहीं और नहीं है। शायद अफ्रीका और कुछ मुस्लिम कंट्रीज में हो, लेकिन उधर अलग इश्यूज हैं, इस स्केल पे कहीं और नहीं है। सेकेंडली, आप आ जाइए टेक्नोलॉजी, जो ग्लोबल बेसिस पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसपे हम भी ऐड करेंगे, थर्ड पॉइंट में आऊंगा। क्या है टेक्नोलॉजीज? ग्रोथ के 2 मेन कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी बेसिस पे, एक तो एनर्जी, एक डेटा, बहुत रफली। एनर्जी क्यों? अल्टीमेटली कोई भी चीज एनर्जी पे चलती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इज अ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट थ्रू एनर्जी बेस्ड ऑन सम डेटा और सॉफ्टवेयर, सम एप्लीकेशन। तो आज हम एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, कोल में रिच होने के बाद भी गुड क्वालिटी कोल हम इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया से बुलाते हैं, हम तेल बाहर से लाते हैं। लेकिन सोलर, विंड, न्यूक्लियर एंड सोलर और विंड पे स्टोरेज पे बहुत जोर से गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। उसके हिसाब से हम ट्रेड पॉलिसी प्रोटेक्शनिज्म दे रहे हैं। हमारा 150 गीगावाट का टारगेट था, वो अचीव हो गया या अचीव होने वाला है। अब हमने 2030 में शायद 450 गीगावाट का डाला है। एज एन एग्जांपल, अब हमारी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी 350 गीगावाट है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में प्रॉब्लम ये होता है कि जब सूरज नहीं है या फिर विंड नहीं चल रहा होता है, तब क्या है, उसके लिए आपको स्टोरेज लगाना पड़ता है, वो बैटरी का कॉस्ट भी कम हो रहा है। उसमें बहुत इशूज है, लिथियम कैसे लाएंगे, कॉस्ट। तो गवर्नमेंट वांट्स टू मेक इट एज फास्ट एज पॉसिबल बट विदाउट इंपोर्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम चाइना। तो उसके लिए कुछ ट्रेड पॉलिसी भी कर रही है। उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आप तो भी फैक्ट्रीज में बिजली से नहीं चला सकते, उसके लिए हम हाइड्रोजन में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
गवर्नमेंट पुश कर रही है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोलाइज करो ग्रीन एनर्जी से, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, और उस हाइड्रोजन फ्यूल को आप जलाओ। बट इट्स वेरी इनएफिशिएंट। इट इज इन द अर्ली स्टेजेस, बट अगर आप अडानी और अंबानी का देखेंगे 10, 20, 50 बिलियन डॉलर जिन्होंने अनाउंस किया, कुछ सोच समझ के अनाउंस किया। इट्स अ ग्लोबल जर्मनी, इट्स अ 2030 टारगेट, लेट्स नॉट पुट इट राइट नाउ। तो कहने का मतलब कि इवन इफ आवर ओवरऑल पेट्रोलियम इंपोर्ट्स इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो कम होता रहेगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम होगा कंपेयर टू आवर जीडीपी। तो दैट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड पार्ट जो मैंने बोला, डेटा ऑलरेडी जियो और बाकी कंपनीज के कारण हमारा वर्ल्ड का चीपेस्ट डेटा है अमंगस्ट ऑल मेजर कंट्रीज, एंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा कंजम्पशन पर पर्सन है, नॉट टोटल, पर पर्सन। The average Indian uses more data per day than an average American. अभी इन सभी जो बातें बताई उनमें दिक्कत है, लेकिन मैं जैसे लास्ट पॉइंट की बात बताऊं, हाँ। अब एनर्जी की बात करें तो उसमें जैसे सोलर पे क्यों फोकस कर रहे हैं, न्यूक्लियर पे क्यों नहीं कर रहे हैं? दैट इज मोर एफिशिएंट, ऑफ कोर्स इट इज मोर कॉस्टली, बट कॉस्टली इनिशियली, बट ओवरऑल रनिंग कॉस्ट पे सस्ती, इट कंपनसेट्स ओवर टाइम। उसके बाद फिर अगर डेटा की जैसे बात की तो उसमें सारे यूट्यूब पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं रादर देन मतलब कुछ देखिए वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात है। इवन अंकल और आंटी गाँव वो व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग मैसेज वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग रोजेस भेज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी एक सोशल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। जब आप अगर मान लीजिए कोई किसी को हिंदी या इंग्लिश पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है, कोई आंध्रा के गांव में है, वो एक OTT पे एक सीरीज देख रहा है, तो उसकी फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं बोलता कि दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू टीच इट, वी कैन कम ऑन इट लेटर, बट ये बहुत लोगों ने इस जनरेशन में ऐसे ही सीखा है। मैंने तो अंग्रेजी कार्टून नेटवर्क देख के सीखी थी, तो अब मुझे दूसरों का नहीं पता, कुछ लोग फ्रेंड्स देख के सीखे, मैं इतना हाई फाई नहीं मैंने कार्टून नेटवर्क देख के सीखी थी। तो पहले सीख ली ना। मेरे स्कूल का नाम, हमने तो कॉलेज में सीखी है। मेरे स्कूल का नाम ही हिंदी हाई स्कूल था। अच्छा। बाद में उसका नाम बिरला हाई स्कूल हुआ। तो मैंने तो भैया कार्टून नेटवर्क देख के अंग्रेजी सीखी। तो लोगों का इससे फर्क पड़ता है। आप इट मे नॉट बी वेरी एफिशिएंट। मैं टेक्नोलॉजी पे इधर ये आ रहा था कि कोविड में ये एक्सेलरेट हो गया बहुत ज्यादा कि न्यूयॉर्क टू बॉस्टन अगर काम डाल सकते हैं, या मोर रियलिस्टिकली सैन फ्रांसिस्को टू ऑस्टिन। सिलिकॉन वैली बहुत महंगा हो गया था रियल एस्टेट हिसाब से, कैलिफोर्निया तो खाली हो रहा है अभी, सब टेक्सास मूव कर रहे हैं, टेक्सास आ रहे हैं। जैसे इलॉन मस्क इज द लेटेस्ट गाय टू टेक हिज कंपनीज हेडक्वार्टर्स टू ऑस्टिन। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कोई कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर भी रखता है, एक सेकंड ऑफिस ऑस्टिन में खोलता है, तो ही कैन ऑल्सो ओपन अ सेकंड ऑफिस इन बैंगलोर और पुणे। ज्यादा से ज्यादा टाइम जोन का फर्क है वो, लेकिन वो इंडिया में वो कम सैलरी वाले लोग जो इंडिया के हिसाब से बहुत हाई सैलरी है, दे आर हैप्पी टू वर्क स्लाइटली लेट आवर्स। तो ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो आईटी में बूम आ रहा है, जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में बूम आ रहा है, आपको याद होगा अगर आप बिजनेस न्यूज देखते हैं कि 2-4 साल पहले सब इन्फोसिस, TCS, विप्रो को राइट ऑफ कर रहे थे कि जो ऑटोमेशन आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो इंडिया मॉडल खत्म है, हम प्रोडक्ट बना नहीं सकते, हम तो खाली, कुछ लोग उसको IT कूली सेक्टर बोलते थे। अब देखिए प्रोडक्ट भी बन रहा है, ऐसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की कंपनीज इंडिया में लिस्ट हो रही हैं, बाहर लिस्ट हो रही हैं, और IT प्रॉपर कंपनीज ही बूम कर रही हैं। बट नया क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज इंडिया डूइंग दैट इज? देखिए जब पहले यूके रिच हुआ था, वो टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करके रिच हुआ था। तो मुझे चौका मारने से मतलब है, वो चाहे वो रन बनाने से मतलब है, चाहे डबल लो, चाहे बीच से जाए या वो एज से जाए, ठीक है। तो मतलब I don't want to change the world first, I want to first at least have a dignified life for the average Indian. तो वो ये बूम आ रहा है हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पे, और मैन्युफैक्चरिंग की साइड में मैं पॉलिसी पार्ट में आऊंगा। तो कहने का मतलब there is huge reasons to be bullish for economic growth in general globally because of technology, जिसका हम एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भी होंगे, कंट्रीब्यूटर भी होंगे, क्योंकि हम बहुत लो बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल, हमारा पर कैपिटा इनकम आज के दिन $2,000 से थोड़ा ज्यादा है, अमेरिका का $70,000 से थोड़ा कम है। तो 30 गुना से ज्यादा का मल्टीप्लायर है, जो बाय द वे 90s में ऑलमोस्ट 100 गुना हो गया था। वो 100 गुना से करीबन 30 गुना में आया 30 साल में, और ये 30 गुना को अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए एडजस्ट कर लेंगे तो भी 8 या 10 गुने का फर्क है। तो क्या एक एवरेज भारतीय इंट्रिंसिकली एक एवरेज अमेरिकन से 8 या 10 गुना कम है? नहीं। उसको आपने ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल और फिजिकल कैपिटल उतना दिया नहीं दिया, वो एक सेपरेट इशू है। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना, जो सारे कारण गिनवाए, हाँ, वो एक पोटेंशियल बताते हैं कि इतना बड़ा पोटेंशियल है कि वी कैन रीच देयर। नहीं, खाली पोटेंशियल नहीं, मैंने डेमोग्राफिक्स में जो खाली नंबर नहीं गिना है, मैंने बोला लिटरेसी 100% हो गई है, मैंने सिर्फ नंबर नहीं गिना। क्वालिटी ऑफ दैट वर्कफोर्स, क्वालिटी इज अबाउट
डेल्टा चेंज ना, इंप्रूवमेंट। पहले तो 100% लिटरेसी नहीं थी, तो आपको ये देखना ना कि आप जब $2,000 से आप $5,000 जा रहे हैं, अब जैसे आप तो भी 70,000 के नीचे हैं। आप बात करते हो ना ये सब डेमोग्राफिक डिविडेंड की, आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ या हरियाणा में भी, लेकिन मतलब लोग ऐसे बैठे हुए हैं सैकड़ों में जो जिनके पास कोई काम नहीं है, बस देखिए खाली बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं या कोई राजस्थान बैठक में। राजस्थान में 12 साल पहले मैंने कई महीनों तक गांव में काम किया था, भरतपुर, धौलपुर, करौली में। तो आप जो बिल्कुल बोल रहे हैं मैंने भी वही नोटिस किया, खासकर ओल्डर जनरेशंस में और खासकर मेन में, कि भाई वो ओल्डर में तो मतलब कॉमन है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यंगर जनरेशन। यंगर में भी मैं आ रहा हूँ, मैं देख रहा था कि उधर ओल्डर जनरेशन तो खाली आदमी अखबार पढ़ते थे, औरतों को तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। मुझे तो अच्छे से याद है, मैं सर्वे करता था 35 साल, उस 12 साल पहले की बात है, 35 साल से ऊपर औरत अगर कोई आपसे जवाब दे दे तो मतलब इट्स अ रेयरिटी, इट्स एन एक्सेप्शन। जबकि उसी गांव में 25 साल से नीचे सारी औरतें पढ़ी लिखी भी थी, एटलीस्ट बात करने लायक, और बहुत कॉन्फिडेंट भी थी। तो दोनों ही चीजें मेरे आंखों के सामने थी। अब आप उसमें 12 साल से ऐड कर लीजिए टू गेट अ सेंस ऑफ द डेमोग्राफिक चेंज, शायद बिहार आज का राजस्थान उस समय के बराबर होगा फॉर एग्जाम्पल। तो चेंजेस बिल्कुल हैं, लेकिन अब वो इंसान, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अगर वो चाहता है, नहीं चाहता अलग बात है, कि वो शहर में जाके वो उबर, ओला, जोमेटो, स्विगी के थ्रू पैसा कमा सकता है। पहले तो ये था देयर वाज नो प्लग एंड प्ले, आपको जाके या तो कोई सरकारी नौकरी करनी है या कोई प्राइवेट सेक्टर में क्लर्क नौकरी करनी है। उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो आर प्लग एंड प्ले। मैं 3 महीने काम कर सकता हूँ, मैं 2 महीने घर में आ सकता हूँ। आप नॉर्मल नौकरी में थोड़ा बोल सकते हो बॉस को कि भैया मैं 2 महीने के लिए घर जा रहा हूँ। इट्स अ डिमांड बेस्ड थिंग। आपने ऐप बंद किया, वापस गांव चले गए, 2 महीने में 3 महीने मैंने कमा लिए, मान लीजिए 80,000 रुपए, मुझे 2-4 महीने परिवार के साथ अच्छे से रहना है। तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी जो बढ़ी है वो पहले नहीं थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अंडर यूटिलाइज नहीं कर रहे, बहुत कर रहे हैं। तो हमें एक बात को याद रखना है कि हम 2,000 से अगर 70,000 जा रहे हैं विदाउट काउंटिंग फ्यूचर ग्रोथ ऑफ अमेरिका, तो 2,000 से 5,000 में इधर कोई आपको स्वर्ग नहीं बन जाएगा, लेकिन 5,000 2,000 से 2.5 गुना ज्यादा होगा। तो लेट अस कीप दैट इन माइंड कि अगर हम आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बात कर रहे हैं 2025 में, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल होगी। बहुत 2024 का बोला था आपने, 2024 बदल दिया आपने। नहीं 2024-25 है, फिस्कल ईयर 2025 है, विच इज ऑलमोस्ट 2024-25 मार्च 25, विच इज ऑलमोस्ट कैलेंडर ईयर ऑफ 2024। तो आई स्टैंड बाय दैट। फिस्कल ईयर 2025 विच मींस कैलेंडर ईयर सेम ही हो गया, मार्च लगा लो, अप्रैल 2024 से मार्च 2025, इट्स ऑलमोस्ट द सेम, खाली 1 क्वार्टर का फर्क है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो कैलेंडर में भी हो जाएगा, बट ऑन द ऑफिशियली FY25 की बात 5 ट्रिलियन हो जाएगा अभी भी, कोविड के बाद भी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, मैं उस पर आ जाऊंगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन से, तो कितना $3,000-3,500 ही तो होता है, 3.5। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो let us not expect miracles. Even $12 trillion which I've written about in 2030 is around $8,000. वो बहुत है 8,000 तो। हाँ, $8,000 को अगर कंपेयर टू टुडे आज के मुकाबले 4 गुना है। हाँ, और वो 10 साल में मैं बता रहा हूँ, तो उसमें करेंसी का भी एक एंगल है। बट वो 8,000 को अगर मैं करेंसी में कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए भी एडजस्ट करूँ, तो मान लीजिए तब $24,000 है, तब अमेरिका मान लीजिए $100,000 में, तो भी हम अमेरिका से 4 गुना कम होंगे। कहने का मतलब ये है, डिस्पाइट एडजस्टिंग फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखने वाला कि वी बिकम वेरी एफिशिएंट इन द नेक्स्ट 10 years, बट विल इट बी मोर देन कंसेंसस, जो आज आम इंसान का एक्सपेक्टेशन है या आम एक्सपर्ट का भी एक्सपेक्टेशन है, उससे ज्यादा होगा। तो पहला हमने कहा डेमोग्राफिक्स, नॉट जस्ट द मैकेनिकल नंबर्स बट क्वालिटी, नॉट कंपेयर टू द वेस्ट और चाइना टुडे बट कंपेयर टू इंडियाज यस्टरडे। सेकेंड पार्ट हमने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत रेडिकली बदल रही है, जिससे न्यू काइंड्स ऑफ बिजनेसेस। आप किसी ने मुझे कल ट्विटर पे लिखा कि उनकी वाइफ केरला में रह के US बाकी जगहों में योगा की क्लासेस दे रही हैं। क्योंकि मैंने सिमिलर एक एग्जांपल लिखा था अपनी किताब में, और कल मैं एक कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था कि आप पटना में बैठ के आप योगा क्लासेस पढ़ा सकते हैं, आप कोई जगह की रिसेप्शनिस्ट बन सकते हैं। तो वो ऑलरेडी हो रहा है। एडटेक इन अ वे, बाइजू पैसा खाली इंडिया मार्केट के लिए नहीं उठा रहा, वो ग्लोबल ट्यूटोरियल्स के लिए भी उठा रहा है, क्योंकि इधर कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, इधर काफी पढ़े लिखे लोग हैं जिनको उतनी नौकरी नहीं मिली हुई है। तो अगर आप अंग्रेजी में बोल के उधर पढ़ा सकते हैं, आप टाइम जोन के लिए खुश हैं, तो करें आप। तो देयर इज अ बिग चेंज इन टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स ग्रोथ, कैचअप, जिसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो थर्ड पार्ट है, वो पॉलिसी। वो इसलिए बात है, अगर ये इन तरीके से, ये दोनों तो एक्सोजेनस फैक्टर्स हैं, ये काइंड ऑफ बेक्ड इन द केक, इस पे आप क्या बदल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रोथ कैसे होती है। ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ होता है ज्यादा
ज़्यादा उपजाओ, ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होता है? जितना ज़्यादा स्केल होता है, क्योंकि हर स्केल में एफिशिएंसी होती है। मैं अगर 10 कपड़े बना रहा हूँ या 100 कपड़े बना रहा हूँ तो पर कपड़ा मेरा कॉस्ट सेकंड केस में कम होगा। बिल्कुल। वो कैसे होता है? स्पेशलाइजेशन से होता है। स्पेशलाइजेशन कैसे होता है? जहाँ पे ट्रेड हो पाए। क्योंकि अगर मैं खाली सफ़ेद कपड़े कॉटन के बना रहा हूँ, आप खाली ब्लू डेनिम जीन्स बना रहे हैं, वर्सेस अगर मैं दोनों बना रहा हूँ, आप दोनों बना रहे हैं, तो किस पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी? जिसमें मैं खाली सफ़ेद कपड़ा बना रहा हूँ, आप खाली ब्लू डेनिम बना रहे हैं। तो एक्सचेंज, अब एक्सचेंज कैसे करेंगे? अगर मैं और आप एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए? बेसिक डेटा इन्फॉर्मेशन, सेलफोन एक दूसरे से बात करने के लिए, कंप्यूटर पे प्राइसेस, और सड़कें चाहिए, लॉजिस्टिक्स, कि आप इंटीरियर हरियाणा में, मैं इंटीरियर यूपी में फैक्ट्री बना रहा हूँ, और अगर मुझे उसको बैंगलोर भेजना है उस कपड़े को, तो वो समय में पहुंच रहा है। अगर 1 हफ्ता लग रहा है और 100 रुपये की जीन्स में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 25 रुपया है, इट माइट बी बेटर फॉर हिम टू गेट 110 रुपी जीन्स फ्रॉम चाइना, बट इसका शिपिंग कॉस्ट खाली 10 रुपये है, क्योंकि वो 125 के मुकाबले वो 120 कम पड़ सकता है, जो अभी तक यही चल रहा था। हमने अंदर में ट्रेडिंग, चाहे जीएसटी के कारण, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उधर पैसा खर्च नहीं किया। हम बाहर से इंपोर्ट काफी करने लगे, पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक कोई भी ग्रोथ के लिए आपको फाइनेंशियल मार्केट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको एक फंक्शनिंग स्टेट चाहिए। इंडिया में 1000 साल बाद पहली बार फंक्शनिंग स्टेट आया है। 70 साल नहीं, 700, 800, 1000। इस स्केल पे तो 1000 से भी बहुत, बल्कि इस स्केल पे तो शायद दुनिया में कहीं नहीं था। मॉडर्न स्टेट हर जगह ही ज्यादा मॉडर्न है, लेकिन इंडिया का एक ऑटोनोमस स्टेट, उस पर कितना ऑटोनोमस है नहीं है, वो एक सेपरेट डिबेट हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेट देश के बारे में सोच रहा है, ये ही होना अपने में एक रेवोल्यूशन है। एक स्टेट एग्जिस्ट करना, उस स्टेट की क्या क्रिटिक्स है, क्या नहीं क्रिटिक्स है, फ्रॉम अ लिबर्टेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ट्रेडिशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, वो सेपरेट इश्यूज हैं। बट एक स्टेट एग्जिस्ट करता है जो बोल रहा है कि इससे समाज का आर्थिक फायदा होगा, इसलिए मैं सड़क पे पैसा डाल रहा हूं, ना कि मैं पूरा का पूरा वेलफेयर पे जा रहा हूं। आपको डेमोक्रेसी में रीइलेक्ट होना है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये एक तरीके से मैं देखता हूं 1947 से 1998 तक, एंड मेरा बहुत क्लियर पॉलिटिकल बायस है, वाज अ ट्रांजिशन पीरियड। क्योंकि वाजपेयी के पहले किसी ने सोचा नहीं कि मैं नेशनल हाईवे बनाऊं। ऐसा नहीं है कि कोई इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात थी। ड्वाइट आइजनहावर ने 1950s में फ्रीवेज बनाए थे अमेरिका में, तभी सोच लेते। तो हमने नहीं सोचा। हमने कुछ आईआईटी से बहुत अच्छे से इन्वेस्ट किया 1950s में, हमने प्राइमरी स्कूल्स में नहीं किया। हमने सोचा ही नहीं कि हमारी अगर पूरी जनता एजुकेटेड होगी, हमारे क्या इंट्रिंसिक क्लास या कास्ट बायसेस थे, वो सेपरेट इशू है। फॉर वट एवर रीजन वी डिड नॉट डू दैट। फिर 98 से 2004 में कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर उसके रिफॉर्म्स के हिसाब से और ग्लोबल लिक्विडिटी के हिसाब से 2004 से 2009 में बहुत अच्छी ग्रोथ रही। फिर 2009 से 14 में यूपीए का ग्रोथ डाउन रहा, करप्शन रहा, जो भी रहा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन वो भी पीपीपी मॉडल में करप्शन के हिसाब से, जिसका बहुत एनपीएस बने बाद में। आईएलएफएस का क्या हुआ आपको मालूम है 2-3 साल पहले। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, क्लीन मॉडल पे, जहाँ पे ऑक्शंस हैं, अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आप उसको ऑक्शन करके, जिसको रोड बनाना है उसको, उसके टोल के राइट्स आप ऑक्शन कर रहे हैं प्रॉपर्ली, और उसको आप इन्वेट में डाल सकते हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं, ताकि वो पैसा फ्री हो के आप बैंक से और नया पैसा उठा पाएं। इतने सारे टेक्निकल चेंजेस करे हैं विद द सोल ऑब्जेक्टिव कि ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो। इसलिए मैं हमेशा मोदीनॉमिक्स को खुल के बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। बस वो शॉर्ट टर्म कब तक चलेगा भैया? शॉर्ट टर्म खत्म हो गया है। 2021 इज द लास्ट ईयर, जो एक तरीके से कोविड के चक्कर में 2 साल और खिंच गया। इन अ वे कोविड इज द मदर ऑफ ऑल शॉर्ट टर्म पेन एंड लॉन्ग टर्म गेन, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली। एंड आई से दिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे फैमिली में भी बहुत लोगों को कोविड हुआ, कुछ लोगों को सीरियस केस भी हुआ। एज बिग एज अ हेल्थ एंड ह्यूमन ट्रेजेडी, जो बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ, हम सबको पूरी दुनिया में हुआ, उसके बावजूद एक जो झटका लगा, वो लेगेसी वेज ऑफ डूइंग बिजनेस बदल गए। जैसे मैं आपको छोटी सी बात, मैं बाहर काम करता था कंसल्टेंट की तरह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तब भी थी 2014-15 में, लंदन में, ह्यूस्टन में, अमेरिका में, बहुत बड़ी कंपनी में मैं काम करता था, लेकिन हम इंटरनली कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे। वो कल्चरली थोड़ा अजीब माना जाता था। वो या तो हम फोन में बात करते थे या फिर मिलते थे। टेक्नोलॉजी ऑलरेडी थी, स्काइप तो लोग पर्सनल यूज के लिए 12-13 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस में हम 2 लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ये तो फिजिकल बात हो रही है। लेकिन पॉडकास्ट करें, वीडियो पॉडकास्ट करें या कॉन्फ्रेंसेस करें, पॉडकास्ट तो भी 2-3 साल पहले स्टार्ट हो गया था जोर शोर से, लेकिन बिजनेस मीटिंग्स वीडियो पे हो रही हैं, ये कल्चर नहीं था। तो कई बार टेक्नोलॉजी होती है, कई बार कल्चर हैज टू कैच अप विद टेक्नोलॉजी।
ये पूरा बदल गया। इसके कारण मैंने जो कहा, जो इंसान सैन फ्रांसिस्को से ऑस्टिन जा सकता है वो पुणे और बेंगलोर भी आ सकता है। वो पुणे बेंगलोर आएगा तो उधर वो $1 लाख से $50,000 की सैलरी में आ रहा है सैन फ्रांसिस्को ऑस्टिन में, इधर वो $20,000 पे आ जाएगा। दोनों के लिए विन विन है ना, दोनों के लिए विन विन है। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। तो हमने बहुत जोर शोर से एक स्टेट बनाया, एंड इसका बहुत हिस्टोरिकल रीजंस है ये क्यों हुआ। ये फाइनली इंडियन सोसाइटी, जिसका सबसे बड़ा कंपोनेंट हिंदू सोसाइटी है, उसमें डिवर्सिटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस तो हमेशा से रही हैं, अलग अलग अलगाववाद एक तरीके से, लेकिन एक कोहेरेंस भी आया है जिसका एक मास स्केल पे आया है। वो जो वाजपेयी के टाइम में हमें थोड़ा दिखने को मिला था, बट वो उसका स्केल इतना बड़ा नहीं था, बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल डिसोल्यूशन ऑफ कास्ट एंड रीजनल एंड लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज, कि अब हमारे जो नेशनल इलेक्शन है, इट इज नॉट जस्ट अ सम ऑफ रीजनल इलेक्शंस। जो भारत का चुनाव है वो खाली अभी भी बिल्कुल रीजनल, linguistic, caste are very much. It has become truly presidential in a way. Maybe not truly. अभी भी regional, linguistic, caste बहुत important है, लेकिन there is an overarching national framework, national narrative जो पहले नहीं था। देखो वो क्या है ना कि हर पार्टी का वो गेम तो सब खेलते हैं जी, कि भाई इस कास्ट वाले को यहाँ पे उठाना है, करता है, सब करते हैं। बट आफ्टर मैनेजिंग दैट गेट्स लाइक कैंसल्ड और एट द ग्राउंड। आपका जो मेन एक तरीके से नेशनल कोई करंट है या नहीं, नैरेटिव जो होता है वो नेशनल होता है। वो नैरेटिव पहले कमजोर था। वो एक तरीके से बहुत अर्बन एलीट अपर मिडिल क्लास, जो अपने आपको मिडिल क्लास बोलता था, बट एक्चुअली वो एलीट अपर मिडिल क्लास था, वो उनके मन में था, जो 25-30 साल से अंग्रेजी में इंडिया टुडे पढ़ रहे हैं। लेकिन वो अब जो जिसको एस्पिरेशनल क्लास कहते हैं, जिनको मोदी जी की टीम ने नियो मिडिल क्लास कहा, आप जो भी बोल लीजिए, हमने आपके ऑफ द शो कई बार मैंने आपके गांव की बात करी है आपसे कि उसमें कितना वो शहरीकरण हुआ है, नहीं हुआ है। उधर अमेजोन फ्लिपकार्ट का डिलीवरी आता नहीं आता है, पक्की रोड का भाई 10 साल पहले 20 साल पहले, आप पक्का घर आपने जो बनाया, उधर बिजली पानी। तो इफेक्टिवली देयर इज अ सेंस ऑफ ओके, हमने वो सबब बोल लीजिए, वो रूरल एरियाज विद अर्बन एमिनिटीज बोल लीजिए, जो बोलना बोल लीजिए, एक रेवोल्यूशन आया है। एक ये तो हो गया है कि सोचने लग गए, पहले सोच भी नहीं सकते थे कि वहां पे रह के काम कर सकते हैं क्या। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं 2014 की बात करूँ, 2019 में सिमिलर है कि बहुत सारे आपको यूपी में ओल्डर कम्युनिटीज, ओल्डर मेंबर्स ऑफ द यादव कम्युनिटी, जस्ट एज वन एग्जांपल ले रहा हूँ, वो एक कास्ट लॉयल्टी से वोट कर रहे हैं। यंगर कम्युनिटी में, खासकर जो ज्यादा एजुकेटेड है, उधर भी कुछ कास्ट बेस्ड वोट करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, लोकल इलेक्शन में देख लेंगे, बीजेपी को जिताना नहीं जिताना, नेशनल में अपने को मोदी जी को वोट देना है। 100%। दिस डायनामिक आपने भी हरियाणा में देखा है, हरियाणा, यूपी, बिहार, सब जगह देखा है। लोगों को गुस्सा होते हुए भी उन्होंने कहा कि हम कभी स्टेट इलेक्शन में निकालना होगा तो निकालेंगे, नेशनल लेवल पे हमको इनको मौका देना है। तो ये जो एक नेशनल सेंटिमेंट आया, उसके हिसाब से तो एक पॉलिटिशियन रिस्क ले सकता है ना कि भाई मैं शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन पॉलिसीज कर रहा हूं, मैं वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा हूं, मैं फार्म रिफॉर्म्स कर रहा हूं, मैं लेबर रिफॉर्म्स कर रहा हूं, मैं प्राइवेटाइजेशन कर रहा हूं। तो अगर आज 10 लोग चिल्लाएंगे तो 100 लोग धीरे से सपोर्ट भी करेंगे। वो पहले 10 चिल्लाते थे और 20 लोग धीरे से सपोर्ट करते थे। तो ये जो एक आपका एक नेशनल करंट बना है, इट्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक फिनोमिनन, इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल फिनोमिनन, इट्स अ सोशल फिनोमिनन ऑल्सो। तो वो सोशल फिनोमिनन के कारण हमने किताब में लिखा कि इट्स अ सिविलाइजेशन इंडिया, जो नेशन बन रहा है थ्रू द एजेंसी ऑफ अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इट वाज नॉट नेसेसरली अ नेशन इन अ, अब डेफिनेशन बदल ले तो नेशन भी है, सब डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, तो हमें शब्दों पे नहीं खोना चाहिए, बट सिविलाइजेशन तो हमेशा से था, कोई डाउट नहीं। नेशन का भी वर्क इन प्रोग्रेस ही है ना, वो वर्क इन प्रोग्रेस है, एंड इट इज गेटिंग। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आज अगर मैं उठ के कलकत्ते से दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे जाऊं, मैं सोचूंगा भी नहीं दूंगा। लेकिन 20-25 साल पहले इतना आसान नहीं था, चाहे आप उसको टेक्नोलॉजी के कारण बोल लें, चाहे आप उसमें ज्यादा कल्चर लिंग्विस्टिक एफिनिटी बोल लें एक दूसरे से, चाहे हम सिमिलर टीवी शोज और मूवीज देखते हैं इसलिए आपस में बातचीत कर पाए, कोई भी कारण हो सकता है, बट उसके कारण लेबर मोबिलिटी बढ़ी है, उसके कारण दी अपकमिंग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स आइडेंटिफाई विद ईच अदर मोर ऑफन। उसमें हम में आप दिखता है, आप में हम दिखता है, एंड द अर्लियर वर्जन ऑफ दैट वाज जब ICS, उसके बाद IAS एलीट था, वो नेशनल था। उसके और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट जब आप एक बंगाली ICS या IAS ऑफिसर को तमिलनाडु में पोस्ट कर रहे हैं और तमिलनाडु वाले को हरियाणा में पोस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा था ना। उससे पहले हमारे
पूरे पूर्वज बोलते थे कि भाई कोई तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण जाएगा काशी में या वाइस ये भी वर्सा। ये एक उस समय का वो नेशनल बिल्डिंग वो प्रोजेक्ट था। नेशनल बिल्डिंग, वो उसको नेशन नहीं, वो सिविलाइजेशन सोचते हैं, जो भी सोचते हैं, बट वो उस समय का था। चार धाम आपने, अगर आपने चार धाम, चलो वो तो उत्तरांचल के हो गए, लेकिन जो आपके जो शंकराचार्य हैं वो चारों कोने में है देश में, सभी में, ज्योतिर्लिंग में देख लो, सब जगह फैले हुए पहले हैं तो उसी वो, तरीके से। आई एम प्रीटी श्योर इट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। या उन्होंने उस समय सोचा होगा। तो ये चीजें करनी पड़ती हैं। और हुआ क्या कि हम एक फ्यूडल एग्रीकल्चरल सोसाइटी से इंडस्ट्रियलाइज होते हुए पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी में जा रहे हैं। तो उसके कारण बहुत सारी फोर्सेस अब आई हैं जिसके कारण आगे का रिफॉर्म करना और आसान हो गया। देयरफॉर इट्स अ वर्चुअस साइकिल। ये पॉलिटिकल बेस तैयार हो गया है कुछ लोगों का, जो मैं नहीं बोलता हर इलेक्शन में होगा, इट कैन ऑल्सो चेंज। नोबडी डिजर्व्स अ वोट फॉर एवर, you have to earn your vote every single time, but it will be based on national issues. it will also be based on national issues, let me put it that way। जो पहले बहुत ही छोटा सा तबका सोचता था, बिकॉज जैसे जैसे मिडिल क्लास में आ रहे हैं, आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ, मेरे टैक्स से क्या हो रहा है। मैं अगर मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में मणिपाल कर्नाटका में जाना चाहता है, मैं राजस्थान हरियाणा से हूँ, मैं कलकत्ता में बड़ा हुआ, तो मैं पूरे देश से आइडेंटिफाई करता हूँ ना। फिर देखो, एक तो है कि ऑल पॉलिटिक्स इज पर्सनल बेसिकली, ठीक है। पहला जब वो मीट कर जाएगा वो क्राइटेरिया, उसके बाद आदमी सोचता है फ्री होके कि देश के लिए कौन अच्छा कर रहा है, लाइक एटलीस्ट क्या आइडियाज हैं। वो एक आपका एक इतना बड़ा बेस तैयार हो गया है दैट यू कैन रिलाई ऑन इट टू डू थिंग्स। So basically what happened is, first I said demographic factors, second global technological factors, third state building capacity policy which enable the first two to be exploited, because otherwise the first two are not exploited। तो उनमें उसके हमने कुछ सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल डिस्कशंस करी। तो उसमें नरेंद्र मोदी ने बेसिकली 2004 का जिंक्स तोड़ दिया 2019 से। क्योंकि 2004 का जिंक्स था, चाहे वो रियल था या इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कि वाजपेयी जी ने बहुत रिफॉर्म्स किए, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। कुछ उनकी प्राइवेटाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स भी कर दिए थे, जिनको अब हम करेंगे कुछ ऑयल। उसमें मेरा रीडिंग ये है कि अगर आप आडवाणी और वाजपेयी को देखो, बीजेपी का 2004 का, तो उन्होंने पार्टी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और 2019 में अगर आप देखो तो अमित शाह वाज नॉट इन द गवर्नमेंट। व्हाई? क्योंकि उसको पार्टी के लिए लगाया 2019 तक। That's a good point कि उस समय आडवाणी जी और वाजपेयी जी दोनों ही सरकार में थे और पार्टी पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऑर्गेनाइजेशन जो बनी ना ग्राउंड पे, यहाँ पे तो बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुख जिसने ध्यान दिया होगा वाजपेयी आडवाणी जी के टाइम में, उनका उतना वो हेफ्ट नहीं रहा होगा जितना अमित शाह केम टू गवर्नमेंट ओनली आफ्टर विनिंग 2019। हाँ, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। लेकिन एक ब्रॉडर पॉइंट ये भी है कि देश ने, मतलब मैं वो तो बदला ही है। गुजरात में आपको देखा होगा कि बहुत सारे सूरत के व्यापारी रोते रहे उन्होंने मोदी को वोट दिया। मैं खुद कलकत्ते में मैंने बहुत ट्रेडिंग कम्युनिटीज में देखा है कि बीजेपी को गाली देते देते लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। तो लोगों ने समझा कि ये चीज जो कर रहे हैं, हमें शॉर्ट टर्म में डीमोनेटाइजेशन या जीएसटी से या आधार और पैन लिंकिंग से शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश के भले के लिए है। ये कहीं ना कहीं लोगों को इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग रही, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इतना ओपनली हिंदू फोबिक हो गया कि वो ऑल्टरनेटिव भी नहीं रहा। तो ये भी उनको दिखा कि हमारी अगली जनरेशंस फॉर्मल इकोनॉमी में जाना चाह रही हैं, वो शायद ये नौकरी करना चाहते हैं, वो बिजनेस छोटा लेवल पे नहीं करना चाहते। तो लोगों ने अपने इमीडिएट इंटरेस्ट के आगे, सभी कम्युनिटीज ने, सभी बैकग्राउंड से देख के, पहचान के, 10 गलतियों को माफ करते हुए कि ओवरऑल ये बेटर है, उन्होंने उनको 5 साल और दिया। ये अपने में एक टर्निंग पॉइंट है कि 2014 अदरवाइज एक फ्राई इन द पैन हो जाता है, फ्लैश इन द पैन हो जाता है कि किसी ने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए। एंड आफ्टर कोविड, आफ्टर 2019 री-इलेक्शन, आफ्टर द इनिशियल वर्क ऑन सम सिविलाइजेशनल इश्यूज लाइक कश्मीर एंड राम मंदिर, इन द लास्ट 18 मंथ्स, लास्ट 12 to 18 मंथ्स, इस सरकार ने इतने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए ऑनेस्टली कि पीपल हैव नॉट बीन एबल टू डॉक्यूमेंट इट प्रॉपर्ली। छोटे बड़े जल्दी से कर दो थोड़ा मेंशन। उन्होंने फार्म रिफॉर्म्स किए जो अभी खत्म नहीं हुए लेकिन सस्पेंडेड हैं, ताकि वो कहीं पे भी अपना सामान बेच पाए, खाली एपीएमसी में नहीं, प्राइवेट को भी एपीएमसी रखते हुए। सेकेंडली, उन्होंने स्पेस को खोल दिया, उन्होंने ड्रोन्स खोल दिए, ड्रोन से डिलीवरी हो सकती है, ड्रोन से कई जगह वैक्सीन भी ऑलरेडी जा रहे हैं। और छोटा सा एक एग्जाम्पल, उन्होंने जियो स्पेशल मैपिंग जो गवर्नमेंट के अंदर था उसको खोल दिया। इसके बारे में शायद संजीव ने आपसे बात करी होगी। बिल्कुल। उन्होंने लेबर लॉ पे काफी ऑलरेडी उन्होंने काफी वर्क कर दिया। उन्होंने शायद वो एक्चुअल लॉज अभी तक अभी पास नहीं हुआ है, बट दे हैव
क्लब द पास हो गया, लेकिन वो शायद वो आया नहीं उस पे, हमारे एक्चुअल पेपर पे नहीं आया अभी तक, लेकिन उन्होंने इतने सारे डिवर्स लॉज को 4 कोड्स में डाल दिया है। और मैं ये सोच रहा था कि वो सिर्फ मतलब एक जगह एक्यूमुलेट किया है उन कोड्स को, बट राजीव ने बताया कि उसमें चेंजेस भी हैं। हाँ, चेंजेस हैं उसमें, क्योंकि बहुत इट्स ऑल आर इंक्रीमेंटल बट मिल के रेवोल्यूशनरी हो रहे हैं। उन्होंने एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है। एसेट मोनेटाइजेशन तो और बल्कि फर्स्ट टाइम में भी हुआ था, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है। एयर इंडिया हालांकि अपने में पैसा खा रहा था, बट वो एक सिंबल भी बन गया था कि भाई ये प्राइवेटाइज करेंगे या नहीं करेंगे। क्यों, और अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो आज मैं मान सकता हूँ कि वो शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी कर दें, शायद वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी कर दें, हालांकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने LIC का IPO आने वाला है, उन्होंने बहुत बड़ा डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स किया है, उन्होंने एक तो CDS बना दिया, अभी तक नेवी और एयरफोर्स और आर्मी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को बंद कर दिया है। आपस में झगड़ते थे, मतलब बिहाइंड द सीन्स उन्होंने एक साथ उनको कोऑर्डिनेट किया, आप थिएटर कमांड्स में आए कि अल्टीमेटली आपको देश के लिए लड़ना है। जैसे आपने कहा, उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग थी आर्म्स की गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे थी, उनको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में डाल दिया है। तो आगे पीछे उसको आप लिस्ट कर सकते हैं, IPO कर सकते हैं, उसको आप 49% तक बेच सकते हैं विदाउट सीडिंग कंट्रोल। दे कैन ऑल्सो देन गो एंड डू JVs विद प्राइवेट एंड फॉरेन कंपनीज ऑन अ 1-to-1 बेसिस। आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अलाउ कर दिया डिफेंस में। आप इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन जनरल आप बोल रहे हैं कि हम लाइसेंस राज नहीं है, वी आर ऑल फ्री एंड फुल मार्केट कॉम्पिटिशन, वी ओनली वांटेड टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। India's largest car companies are Japanese and South Korean company, right? Suzuki is Maruti, Hyundai is number 2, which is a South Korean company. तो हम ये नहीं बोल रहे जो जॉर्ज फर्नांडिस के टाइम में हमने 77, 78, 79 में कोका कोला को देश के बाहर भेज दिया। दिस इज कि आप इंडिया का जो मार्केट अब इतना बड़ा हो रहा है, आप बाहर से बना के इधर इंपोर्ट ना करें। अगर बाहर की कंपनी है भी तो भी यहीं पे बनाएगी, तो भी इधर बनाएंगे। जो सैमसंग ने इतना बड़ा सेलफोन का फैक्ट्री नोएडा में हाँ। तो दिस इज नॉट अबाउट फेवरिंग इंडियन कंपनीज, इट इज फेवरिंग प्रोडक्शन इन इंडिया, ताकि वो नौकरियां इधर बने। PLI स्कीम उसमें, जिसका एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी आ गया कोविड के टाइम में, जो चाइना के साथ वॉर चल रहा है। इट मेड अस अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है सेल्फ सफिशिएंट होना। बेसिकली सप्लाई चेन खाली ऑप्टिमाइज नहीं करना, खाली बहुत लोकलाइज्ड करना पड़ेगा, आपको रेजिलिएंट भी करना है। बिल्कुल। तो आप फुल्ली लोकलाइज भी नहीं हो सकते, यू कैन नॉट गो इन अ क्लोज शेल, बट बेसिक कैपेसिटी होनी चाहिए। दैट बैलेंस इज आत्मनिर्भर भारत। वो जो ग्लोबलाइजेशन का जो नेटवर्क इफेक्ट्स था, जिसकी वजह से कोविड इतना फैला है एक्चुअली में, जो 2003-4 में नहीं फैला था, कोरोना वायरस ही था उस समय भी, वो उसका जो जैसे नसीम निकोलस तालिब बोलते हैं कि नेटवर्क इफेक्ट से फ्रेजाइल हो गया है काफ़ी। तो इट्स नॉट दैट यू गो बैक टू ओल्डन डेज, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि उसको एंटी फ्रेजाइल करो आप। बेसिकली बिल्ड रिडंडेंसीज, आप बैकअप बनाए ना। अगर जैसे आज हम सोलर एनर्जी बनाना चाह रहे हैं, अगर चाइना पूरा लिथियम डोमिनेट करता है, तो आप बियॉन्ड द पॉइंट बैटरी कैसे बनाएंगे? वो कहीं ना कहीं आपको मरोड़ेंगे। कहीं ना कहीं रशिया आज यूरोप को गैस से मरोड़ रहा है, चाइना ट्राइड टू डू दैट। अभी तो सप्लाई चेन क्राइसिस चल रहा है ना सब एनर्जी का हर जगह। तो ये चीज अब जो आई है, इसके कारण मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट होगी, बट काउंटर इंटुइटिवली सर्विसेज में जो डेटाबेस है उसमें ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा, और उसमें अभी स्कोप बहुत है। उसमें सैलरी डिफरेंशियल्स, अभी तक क्या हो रहा था कि ब्लू कॉलर मैन्युफैक्चरिंग जॉब वेस्ट आउटसोर्स हो रहे थे, व्हाइट कॉलर स्टार्ट नहीं हुआ था। एट मोस्ट बैक ऑफिस IT लेवल जॉब्स कुछ इंडिया में आए थे, उसी से इंडिया स्टडी की काफी बदल गई थी। अब मिड ऑफिस आना स्टार्ट हो रहे हैं, और ये सोचने वाली बात है कि फ्रंट ऑफिस में इंडिया में क्यों नहीं आएगा 10 साल बाद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखें, तो वो इंडोनेशिया से लेके अफ्रीका तक औरतों के अलग अलग टाइप के हेयर्स और अलग टाइप के हेयर स्टाइल के लिए कलरिंग और डाइज और शैम्पू सब कुछ बनाते हैं। तो इट्स सर्विंग मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, सिटिंग इन इंडिया। बजाज और हीरो सेल 2 व्हीलर्स इन लैटिन अमेरिका। तो इन द कोट एंड कोट ग्लोबल साउथ, इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज, तो हम ऑलरेडी इंडियन मल्टीनेशनल्स अच्छा कर रहे हैं। बट अब जो फ्रेश वर्क्स लिस्ट हुआ न्यूयॉर्क में, It's a software as a service company for global purposes. इसमें जैसे फ्रेशवर्क्स का आपने नाम लिया, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं दे आर गोइंग अब्रॉड, बेसिकली हेडक्वार्टर जो हैं इन्वोल्यूशन होता है हेडक्वार्टर, हाँ, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसका क्या कारण है? कि 2-3 है कि हमारे कोर्ट सिस्टम थोड़ा प्रोसेसेस और थोड़े रेगुलेशंस क्या है। एक तो बहुत बड़ा कारण है कैपिटल अकाउंट ओपन नहीं है, तो कई बार पैसा वैसा भेजना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने कंपनी अगर अंदर है, बाहर से लाना तो एक, बट लेट अस बी वेरी क्लियर कि अगर हेडक्वार्टर बाहर शिफ्ट हो रहा है, दैट इज नॉट द एक्चुअल हेडक्वार्टर जो शिफ्ट होता है। अच्छा, एक्चुअल हेडक्वार्टर फ्रेशवर्क्स का फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस चेन्नई में है। लेकिन वो टैक्सेस वगैरह कहाँ देंगे?
वो टैक्सेस इंडिया में देंगे. आई थिंक इट्स नॉट अ वे ऑफ अवॉइडिंग टैक्सेस. नहीं, वो तो रेगुलेशंस भी होते हैं. इट्स अ रेगुलेटरी प्रॉब्लम, इट्स अ रेगुलेटरी आर्बिट्राज. द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है. मैं देख रहा था 50 स्टार्टअप्स में से आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. 20-22 स्टार्टअप्स बाहर चले गए. लोग बोलते हैं कि आप डेलावेयर या सिंगापुर में पेरेंट कंपनी बना दो, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी बैंगलोर या गुड़गांव में डाल के आप अपना रन करो, तो सैलरीज इधर जा रही हैं, सब्सिडरी कंपनी के टैक्सेस भी इधर जा रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस या तो हमें नहीं है, हमें है तो जो बाहर के जो इन्वेस्टर्स, जो हमने पहले कैपिटल की बात करी, जो बाहर से पैसा बोलते यार मुझे डेलावेयर और सिंगापुर इन सब की कोर्ट्स का मुझे कॉन्फिडेंस है, पुराना काम चल रहा है हमारा, तो जिस एंटिटी में मैं पैसा डाल रहा हूं उसको आप अगर आउट ऑफ इंडिया रख दें, तो आई एम नॉट अंडरप्लेइंग द प्रॉब्लम, आई एम आल्सो सेइंग इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू एग्जैजरेट द प्रॉब्लम. तो जैसे आपने पहली बार जो कहा था कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, अगर वो एक तो यहाँ पे अगर कम हो जाए, बिल्कुल, तो यहाँ के लोग डालेंगे पैसा, तो वो प्रेशर नहीं रहेगा टू मूव आउटसाइड. मैं बोलूंगा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी भी कुछ इंडियन कंपनीज भी ऐसे हैं जो ग्लोबली अपना सर्विसेज देते हैं, उनको भी कभी कभी लगता है कि हम बाहर इनकॉर्पोरेट कर जाए तो बेटर है. लेकिन जो इंडिया फोकस कंपनीज हैं, जैसे जीरोधा है, जहां तो मुझे मालूम है जीरोधा का इंडियन एंटिटी है, इंडियन ही काम चल रहा है. दे डोंट हैव अ फॉरेन पेरेंट कंपनी, एज फार एज आई नो, आई कुड बी रॉन्ग. सो जहां पे इंडिया कस्टमर्स भरते रहेंगे और इंडियन कैपिटल आता रहेगा, ये चीज अपने में कम हो जाएगी. लेकिन हमें भी कुछ रेगुलेशंस, कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स में लेकिन इस पॉइंट को मैं खाली इतना बोलूंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल टैक्सेस ऑफ प्रॉफिट्स और सैलरीज अभी भी इंडिया में ही जा रहे हैं. इट्स अ लीगल हेडक्वार्टर इन्वर्जन, इट्स नॉट अ डी फैक्टो इन्वर्जन, इट्स अ डी ज्योर इन्वर्जन. तो एक्चुअल आपकी जो कंपनी की हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, वो इंडिया में ही रहता है. लेकिन ये इशू है रियल, इसको मैं बहुत बड़ा इशू नहीं बोलूंगा, लेकिन ये इशू है, इस पे काम करने की जरूरत है. तो आपने इतनी सारी बातें बताई, आखिरी में इनमें जो डेंजर क्या है, खतरा क्या है इस इंडिया स्टोरी को इतना ब्रिलियंट होने में, या टू पुट इट दैट वे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन की जो स्टोरी होने वाली है, उसमें क्या खतरा है? क्योंकि अगर हम देखें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करें, तो पिछले 1 साल से आप देखो सारे बॉर्डर्स बंद हैं और सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है कि कितने लोगों को, लाखों लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है. बहादुरगढ़ का इंडस्ट्री खत्म हो गया है, इट्स फिनिश्ड. बिल्कुल. उसी तरीके से सोनीपत का देख लो आप, इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है इंडस्ट्री पे. तो बहुत सारी, कोई भी है, लेबर का भी आएगा कल को, वो भी प्रोटेस्ट करेंगे. तो व्हाट आर द डेंजर्स ब्रॉडली? आई थिंक अ बिग डेंजर इज इन दिस क्रिटिकल टाइम, जो आपने एग्जांपल दिया फार्म रिफॉर्म्स के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हैं. इंडिया चाइना का बॉर्डर बहुत दशकों बाद हॉट हुआ है. इट इज इन टर्न लिंक टू इंडिया पाकिस्तान टेंशंस एंड द काइंड ऑफ प्रेशर दे आर ट्राइंग टू पुट ऑन अ टू फ्रंट बेसिस. इन टर्न हमारी जो हिंदू असर्शन है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न लेफ्ट लिबरल कोट एंड कोट वो क्वार्टर्स को अच्छा नहीं लग रहा है. कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेटिक टेंशन क्रिएट करता है. एंड इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट $100 ट्रिलियन ऑन अ मार्केट एक्सचेंज बेसिस. इंडिया भी 3 ट्रिलियन है. तो हम इंपॉर्टेंट है, बट हम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने हम होंगे. तो ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत सेंसिटिव है. सबसे बड़ा रिस्क है कमजोर लीडरशिप का. सबसे बड़ा रिस्क इंडिया में इन द नेक्स्ट 5 to 7 years इज इफ द सेंटर बिकम्स वीक, इफ द सेंटर डज नॉट होल्ड. सेंटर जो फिसीपेरस टेंडेंसीज हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसीज हैं, तो कितनी भी हमारी उनसे डिसएग्रीमेंट्स हों, आई थिंक इंडियन लोगों में ये विजडम है भी, और मैं यही करूँगा कि सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि एक तो ऑब्वियसली किसी को पर्सनली कुछ ना हो, एंड मोर ब्रॉडली वी हैव समबडी इन द सेंटर who is ready to tide over these issues. See, America could afford Donald Trump in 2016. It is the world's richest, most powerful country. So, when you're very, very stable, powerful and rich, you can afford people who may be different, who may be less serious about leadership, whether you agree or disagree on some parts. Not that the current president, there is nobody disagrees with the seriousness part or lack of it. Exactly. So, but India में अभी बहुत serious leadership की जरूरत है. और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एक ये वीकनेस है. दूसरी वीकनेस की ऑपोजिशन हमारे सीरियस नहीं है. अगर ऑपोजिशन सीरियस होता तो हमें एक पर्टिकुलर पार्टी के पीछे उतनी जोर से सपोर्ट नहीं करना पड़ता. अगर हमें लगे कि अगर अच्छा क्या होगा वर्स्ट केस में, या तो नरेंद्र मोदी या भाजपा पावर में नहीं रहेंगे, ये जो बंदा है, ये जो पार्टी पावर में आएगी, दे आर सीरियस, दे मीन बिजनेस, दे नो गवर्नेंस. आज हम सीरियसली ऐसे किसी, चाहे अरविंद केजरीवाल को देख लें, चाहे हम राहुल गांधी को देख लें, चाहे ममता बनर्जी को देख लें, हम ये नहीं देख पा रहे कि इनको हम हाथ में दे के चैन से सो सकते हैं, इवन इफ वी डिसएग्री ऑन देम ऑन सम इश्यूज ऑफ
their understanding of secularism, civilizational issues, Hindu issues, उस पर डिसएग्री करते हुए क्या इस देश को चाइना, पाकिस्तान, लेफ्ट वोक वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इकोनॉमिक ट्रांजिशन, डिफेंस ट्रांजिशन इन द नेक्स्ट 5, कैन दे डू दैट? ये इंडिया में लीडरशिप की क्राइसिस है, स्पेशली इन द ऑपोजिशन, एंड आई होप इट्स नॉट इन द लोअर रैंक्स ऑफ द बीजेपी ऑल्सो, इफ it ever comes to that. Higher ranks में तो है ही, मतलब except Modi and I would couple say of people. In the higher ranks only 2 or 3 people matter in terms of decision making. But इसका मतलब ये नहीं है कि all decisions, आपने जो एक तरीके से insinuate किया, बिल्कुल सही किया कि you can say कि भाई इसमें भी आप रास्ता खाली करे नहीं करे, वो एक उन्होंने political call लिया है कि किस मामले को कब गर्म करना है, किसको ignore करना है, उसमें भी improvement हो सकता है. And sometimes ignoring भी जरूरी होता है मेरे हिसाब से. देखिए आज पंजाब में आप कैप्टन जो हैं, आज अगर वो थियोरेटिकली भी बात कर रहे हैं बीजेपी के साथ कोalition करने की, That's a big thing. अगर आज वो 26 जनवरी को हम कुछ और करते हैं, आप उसमें थियोरेटिकल बात कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 26 जनवरी में कोई और डिसीजन लेते, आज आर्मी में क्या सिचुएशन है, आज देश में क्या सिचुएशन है, आज बांग्लादेश का फ्रंट भी कुछ लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं. उधर जो हुआ है ये ऑर्गेनिक नहीं हुआ है हिंदुओं के खिलाफ. वो भी, उनको भी अंडरस्टैंडिंग है उसकी इंडिया में क्या रिएक्शन होगा, उस पर क्या प्रेशर आएगा. तो डू यू वांट टू ओपन 3-4 फ्रंट साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद माओइज्म एंड सो वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सेंसिटिव पीरियड, एंड आई थिंक द बिगेस्ट डेंजर फॉर इंडिया is not having a good leadership, because ultimately this entire growth story depends on the state. And I say this as a former libertarian, I say this as somebody who still has a lot of sympathy for the basic ideas of moderate libertarianism. But I have started to understand, appreciate, respect the power of a state. State क्या है? संगठन है. State अलग नहीं है, state हम ही हैं. ये बात समझना बहुत जरूरी है. एक डेमोक्रेसी में state हम ही हैं. इसका मतलब ये नहीं कि state बहुत गलत नहीं कर सकता, लेकिन state, you know, Greek plays a word diue machina, वो बाहर से नहीं आया है. It's not an exogenous, वो हमारे जैसे लोग ही state में जाते हैं. ये state हमारा है, इसको हम अपने सोसाइटी, सिविलाइजेशन और इकोनॉमी को यूज कर बेटर करने के लिए करें. ये मेरे पर्सनल आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन में इन द लास्ट 5 to 7 years, आप बोल सकते हैं कि इट हैपेंस टू कोइंसाइड विद द बीजेपी इन पावर, एंड दैट्स अ वैलिड काउंटर पॉइंट. बट ये एक डेफिनेटली मेरी थिंकिंग में चेंज आया है, which might continue even if the BJP is not in power, that the state is not the colossus, the leviathan which we learn to hate. ये बात सही है कि state is the least of the worst alternatives. State is never something to love. But if you look at the 2004 and 2014 period, जी, उसमें अगर स्टेट के कुछ एक्टर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस गवर्नमेंट के खिलाफ भी. हाँ बिल्कुल, एटलीस्ट इन एक्सपोजिंग इट. हाँ, तो ये डीप स्टेट आप बोल सकते हैं, जो हमें मतलब इवन पेट्रियोटिक पीपल, राइट? नहीं, डीप स्टेट ऑन पेट्रियोटिक बेसिस ओनली. आप सीएजी की बात ऐसे डीप स्टेट तो आप देयर आर सो मेनी सिंपैथेटिक पीपल हु आर सिंपैथेटिक टू कांग्रेस इन दिस गवर्नमेंट आल्सो. एब्सोल्युटली. सो वो तो चलता रहता है. मतलब कहने का मतलब कि स्टेट, वी हिंदूज लॉस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेट बिकॉज 1200 से तो आपका दिल्ली सल्तनत था, बीच में मराठाओं का कुछ थोड़ा सा कहते हैं अटक टू कटक, लेकिन वी कुडंट डेवलप अ स्टेट. वो एक राज था, हम चौथ उठाते थे टैक्स और उधर से निकल जाते थे. बिल्कुल. और फिर आपस में डिवाइड हो गए वो पेशवाई के बाद, और उसके बाद अंग्रेज आ गए. तो ये स्टेट, हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन स्टेट इज द पॉइंट विच आई थिंक हम, एटलीस्ट मेरे आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन में बातें बहुत रह गई हैं, लेकिन मे बी फॉर नेक्स्ट टाइम. बिल्कुल. तो आपको पहले ही आमंत्रण दे रहे हैं कि अगली बार थोड़ा सा और समय निकाल के आइएगा. यस. अभी एयरपोर्ट पे जाना है आपको. थैंक यू अरिहंत. थैंक यू सो मच हर्ष. थैंक यू. ग्रेट टॉकिंग टू यू.